हाँ जी। सो ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी हमारी while waiting for this particular video. This is one of the most requested and hit concepts जो हमने आईडीटी के लिए स्टार्ट किया था पिछले 2 अटेम्प्ट से। मेरी भी ये सिचुएशन थी बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर प्रॉपर वर्क टू बी डन, बिकॉज ये कोई पीडीएफ ऐसा नहीं है कि मैं हर अटेम्प्ट में वही चिपका के दे रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। सो आईडीटी का कंसेप्ट जो ये हॉट्स का कंसेप्ट है, ये क्या है बेसिकली, आई यूज टू मार्क दीज हॉट्स काइंड ऑफ कंसेप्ट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऐसा बना के मैं अपने हर सब्जेक्ट के लिए बनाता था। एंड आईडीटी के लिए मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट से स्टार्ट किया था। I have immense number of feedback messages that I know that how important this video will be, how important this PDF will be. In fact जो हमारा कॉन्वोकेशन भी अभी हुआ था लास्ट वाला, उसमें भी बहुत सारे जो सीए बने थे उन्होंने मुझे आके ये चीज बोली थी। तो मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है इस वाली वीडियो में वो काम आने वाला है, प्लीज डोंट वरी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी इस बार चीजें अपलोड करी है आपके आईडीटी के लिए, पेपर नंबर 5। तो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट, आईडीटी के आपके शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट, जो शॉर्ट्स है दीज आर इंटरलिंक शॉर्ट्स, जितनी भी चीजें बिखरी होती है उसको हम इसके अंदर समेट के आपको टाइम मैनर में वो प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स। वो सारा कुछ टेलीग्राम पे पोस्टेड है और वीडियोस यहाँ पे प्लेलिस्ट वाइज क्रिएटेड है। बस एक रिक्वेस्ट है, एक बार देख लेना कौन सी चीज किस तरीके से काम आ जाए और पेपर में आपके नंबर बन जाए, वो हमें नहीं पता। ऐसा ना हो कि सर अवेलेबल था हमने देखा नहीं और पेपर में आ गया, राइट। तो प्लीज एंश्योर यू आर वाचिंग दिस प्लेलिस्ट, स्पेशली द आईडीटी शॉर्ट्स, ठीक है। ये वाले जो आईडीटी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है वो खासकर आप जरूर देख के जाना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओके चलो, अब सर ये वाला जो हमें वीडियो का पीडीएफ है जो मैं यूज करने वाला हूँ वो कहाँ मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा एंड मैं पिन भी करके रख लूंगा। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट एंड यू कैन टेक द प्रिंट, आप उसमें रेडी रखना प्रिंट लेके, सो दैट यू आर इफेक्टिवली एबल टू मार्क थिंग्स डाउन एज वेल। प्लस यहाँ पे जीएसटी के एमसीक्यू सॉल्व हो रखे हैं, वो सारे एमसीक्यूज का लिस्ट वगैरह में एक बार एक 1 मैसेज के अंदर लिंक करके देने वाला हूँ आपको बाय 2022 अप्रैल, सो दैट इफ यू वांट कि आप उस चैप्टर के एमसीक्यूज खोल के यू वांट टू सॉल्व, यू कैन डू दैट। सो डोंट वरी, मैं वो कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आईडीटी हॉट। सर ये 150 है क्या? नहीं, एक्चुअली 155 के आसपास है। मैंने 5-6 एंड में बोनस पॉइंट्स डाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। तो 2 मिनट और ले रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका। ये वाले जो आईडीटी हॉट्स में बेसिकली कवर क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो मिस्टेक एरियाज बनते हैं, छोटी छोटी कहीं पे कोई समरी बन सकती है तो वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। एंड आपको अभी शायद लगेगा कि सर ये तो मुझे आता है, ठीक है अभी तो आता है, लेकिन ये एंड टाइम पे भी तो आपको देखना है ना, बिकॉज इस बार हम ये थोड़ा सा पहले रिलीज कर रहे हैं, अप्रैल के एंड में ही हम इसको रिलीज कर रहे हैं, सो दैट आप इसको 2 बार देख पाओ। अभी शायद आप ठंडे दिमाग से कुछ कुछ चीजें समझ पाओ, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी इसके अंदर, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दैट। बट एक बार आपको पेपर के टाइम पे भी देखना है, अदरवाइज मैं पहले से पेपर के टाइम पे रिलीज करता था। तो बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट टाइम इन वॉचिंग दिस ट्वाइस और थ्राइस एज योर रिक्वायरमेंट, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले आपके सामने ये वाली वीडियो रेडी करके रख रहा हूं। ओके राइट, अब स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। मैंने इसके अंदर चैप्टर वाइज डिस्कशन किया हुआ है और हाँ भाई कस्टम्स भी कवर्ड है इसके अंदर, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको करते वक्त थोड़ा सा देखो स्पीड मेरी मेंटेन रहेगी, आपको फील हो सकता है कि सर ऐसे बोम्बार्डिंग जैसा हो रहा है क्योंकि सब कुछ एक साथ आने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, बीच में लगे तो रिकॉर्डिंग को रोको, यूट्यूब पे रोको और प्लीज स्पीड वगैरह नॉर्मली रखना, मैं आई विल बी मेंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीड। तो आप बीच में पॉज कर लेना एंड देन यू स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। तो एंड तक आपको इसको 2 बार देखना है, बहुत अच्छे से आपके नंबर इसके अंदर बन जाएंगे। बहुत सारे लूज कंसेप्ट है वो मैं टाइट कर दूंगा इस वाले में, ठीक है। तो चलो आपसे 3-3.5 मिनट लिए मैंने, अब स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, डोंट वरी। चलो सर, पार्ट नंबर 1 जीएसटी, वी आर स्टार्टिंग सप्लाई चैप्टर। सप्लाई चैप्टर में आपको डेरिवेटिव का एडजस्टमेंट आएगा। डेरिवेटिव वाले में आपको देखना है कि डिलीवरी हो रही है अंडरलाइंग कमोडिटी की या नहीं हो रही। अगर डिलीवरी हो रही है तो दैट विल बी एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पे आपको जीएसटी लगा देना है। लेकिन अगर नेट सेटलमेंट लिखा है तो दैट विल रिटेन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी एज पर द सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो डेरिवेटिव अपने आप में एक सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। तो अगर वो नेट सेटलमेंट में गया तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी की तरह रहेगा और फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा ही नहीं। फिर सर शेड्यूल नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। उसमें पैराग्राफ नंबर 3 में प्रिंसिपल और एजेंट की बात होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर किया गया, सर्विसेज को कवर नहीं करा गया। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, वहां पे अपने को कंसिडरेशन चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ सप्लाई, वरना वो सप्लाई नहीं बनेगा। अब एक एग्जांपल है, एक फैक्ट्री लखनऊ में है और एक शोरूम कानपुर में है, और अगर मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया यूपी का तो ये डीम्ड डेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 25(4)
4 में या 25(5) में, 25(4) की पहले बात कर लेता हूं, आपको दोनों रजिस्टर्ड यूनिट चाहिए, और अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया यूपी में तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ 25(4), और 25(5) तब लग सकता था जब एक स्टेट में एक रजिस्टर्ड है और फिर दूसरे स्टेट में दूसरा यूनिट है, तो 25(5) में 2 स्टेट होना मैंडेटरी है। यहाँ पे यूपी की बात हो रही है। इसके सिवा अगर आपको पेपर में दिया है कि एक स्टेट में दूसरा यूनिट जो है, दूसरा ऑफिस जो है मेरा, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसको आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करा है तो भाई साहब आपने उसका अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। इन दैट केस दैट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो हो सकता है सवाल आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक छोटा सा यहाँ पे मैंने समरी क्रिएट करा है। इफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज हैपनिंग फॉर कंसिडरेशन, देन आपको ये नहीं देखना कि आप किससे इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं, या ये सेक्शन नंबर 7 में कवर्ड है। यहाँ पे आप शेड्यूल नंबर 1 नहीं लगा रहे हो, यहाँ पे आप 7(1) भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको किससे इंपोर्ट किया जा रहा है डज नॉट मैटर। बिजनेस कंडीशन भी यहाँ पे पिट जाती है, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a), बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन में आपकी बिजनेस कंडीशन नहीं लगती। एंड इफ कंसिडरेशन इज नॉट देयर देन यू विल अप्लाई शेड्यूल नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 4। वहां पे आपको दो चीजें देखनी है, एक तो बिजनेस कंडीशन और दूसरा किससे इंपोर्ट कर रहे हो। किससे इंपोर्ट कर रहे हो, कौन होना चाहिए वो, आपका कोई रिलेटेड पर्सन या योर ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो प्लीज पेपर में जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस आए तो एक्साइट नहीं होना है, एक बार देखना है कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो आपका सेक्शन 7 में ही लगा दो, बिजनेस कंडीशन रेलिवेंट नहीं है, किससे इंपोर्ट कर रहे हो भी रेलिवेंट नहीं है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आप शेड्यूल नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ जाएंगे। डेवलप्ड लैंड आपको दिया होगा, डज नॉट मैटर, डेवलप्ड लैंड इज स्टिल आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, शेड्यूल 3 में ही जाता है, लेकिन डेवलप करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। पाइपलाइन लगवाई तो वो उसका जीएसटी आप दो, लेकिन वो लैंड जब डेवलप बन जाएगी दैट इज स्टिल आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, टॉलरेट और डू एन एक्ट, जो हम पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 5 क्लॉज नंबर ई में। ठीक है, जब हम उसको सप्लाई बनाते हैं तो उसमें दो कंडीशन लगती है। फर्स्ट इज देयर योर एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दूसरा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 7(1) में ऑलरेडी कवर्ड था, बराबर। एग्रीमेंट होना चाहिए। अब जब आप इसको सप्लाई बनाते हो, या मतलब हम जब इसको एनालाइज करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे आइटम्स का एनालिसिस आपके मटेरियल में है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आपका सप्लाई नहीं होते, वो कंसिडरेशन नहीं होते, वहां पे आपको एक गोल्डन लाइन यूज करनी है। वो गोल्डन लाइन क्या यूज करनी है विद रिस्पेक्ट टू दीज लिक्विडेटेड डैमेजेस और फाइन पेनल्टी, चेक डिसऑनर, वहां पे गोल्डन लाइन आपको यूज करनी है दैट दीज अमाउंट्स आर नॉट फॉर टॉलरेटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रादर दे आर पेमेंट्स फॉर नॉट टॉलरेटिंग द ब्रीच। इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाऊंगा, चैप्टर 1 के रिवीजन में मैंने आपको दिया था, बट ये पेपर में आपकी होनी चाहिए। दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट दिस इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग, तो ये आपको डिस्करेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है, या फाइन या पेनल्टी या चेक डिसऑनर का जो भी हमारा केस बनता है। So these are mere money flow transactions, these are not as such considerations, तो ये इसके अंदर फॉल नहीं करते, हेंस इसके ऊपर सप्लाई और जीएसटी नहीं माना जाता। अच्छा सर, टेनेंसी प्रीमियम के बारे में ना आपको पेपर में दिया जाएगा कि इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करा है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करा है। हम बोलेंगे इट डज नॉट मैटर, द नेचर डज नॉट चेंज, द नेचर इज स्टिल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको इसके ऊपर जीएसटी लगाना है। अंदर से फील फैक्टर ऐसा कह सकता है, अरे स्टैंप ड्यूटी लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इमेबल प्रॉपर्टी की तरह तो नहीं हो गया। नहीं हुआ, आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बना के जीएसटी लगा देना, अनलेस इट इज द केस ऑफ टेनेंट टू ओनर इन विच द रेंट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, तो टेनेंसी प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। मैं रिलेटेड बातें भी बहुत सारी बोल दूंगा, कहीं पे लगे तो स्टॉप करना, एक बार अपने नोट्स खोल के चेक कर लेना कि आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अच्छा सर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का जो सर्विस दिया जाता है दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1, लेकिन उसके अंदर ना एक और कंडीशन है जो आप पेपर में लिखना भूल जाते हो। उसके अंदर आपको ये भी लिखना है दैट इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, सिर्फ वो रेलिवेंट नहीं है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मटेरियल का एग्जाम्पल है आपके। एक नए ज्वाइनी को मैंने पैसा दिया कि भाई तू मेरे राइवल फर्म के पास जाके ज्वाइन नहीं करेगा, दैट अमाउंट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब उसने जो मुझे सर्विस दी कि सर मैं वहां पे ज्वाइन नहीं करूंगा, दैट इज नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाटएवर अमाउंट आई एम पेइंग एंड ही इज गिविंग मी द सप्लाई ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, दिस इज अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे आपको जीएसटी अप्लाई करना है। परक्विजिट्स जो होते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हमारे आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी रहते हैं। बेसिकली जो भी एम्प्लॉय मेरे लिए एज एन एम्प्लॉयमेंट कोर्स करेगा, उसके बदले में उसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में व्हाटएवर आई विल ऑफर हिम, सैलरी हो गया,
परक्विजिट्स हो गए, वो सब मेरे आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी हो जाएंगे। लेकिन सर फिर गिफ्ट्स के लिए हम 50,000 की लिमिट क्यों लगाते हैं? अरे गिफ्ट्स आपके ओवर एंड अबाउ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होते हैं। सुनो मेरी बात, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, और मैंने हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि मैं आपको 10,000 का गिफ्ट दूंगा, तो वो गिफ्ट बचा ही नहीं, वो सैलरी की तरह हो जाएगा। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, नॉट अंडर जीएसटी। लेकिन गिफ्ट क्या होता है कि सर त्योहार आ गया, इस बार कुछ अच्छा मन कर गया, मैंने आपको एक आईफोन गिफ्ट कर दिया। अब वो आईफोन अगर 50,000 के ऊपर चला गया तो फिर इसको सप्लाई मानना है। आप समझे ये बात? तो 50,000 की लिमिट आपके पैराग्राफ नंबर 2 शेड्यूल 1 में आती है, बिकॉज दीज आर रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ठीक है, तो द एंटायर टेस्ट बॉइल्स डाउन टू वन सिंपल क्वेश्चन, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और नॉट। इफ इट इज, देन इट विल गो अंडर शेड्यूल नंबर 3 बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज इट विल बी अ पार्ट ऑफ जीएसटी। एक्सेप्शन एक गिफ्ट बन जाएगा। गिफ्ट में 50,000 की लिमिट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ठीक है जी, पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। अच्छा सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वॉट एवर रेम्यूनरेशन इज दैट विल ऑलवेज बी अंडर जीएसटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं बन सकता। क्यों? रिस्ट्रिक्शंस बाय सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंस डायरेक्टर क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट 2013। और अगर डायरेक्टर का जो भी सर्विस है, इफ इट इज हैपनिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी देन आरसीएम, पर्सनल कैपेसिटी देन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब डायरेक्टर के घर का बिजनेस है, उसके रिस्पेक्ट में कोई सप्लाई दिया, दिस इज नॉट इन डायरेक्टर कैपेसिटी, यहाँ पे एफसीएम लग जाएगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरिस्ट की जो हम एनालिसिस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 2 एज वेल, एग्रीकल्चरिस्ट में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ आ सकता है, कंपनी, फर्म, एलएलपी नहीं आ सकती। सब्सिडी की एक मिनी समरी मैंने बनाई है, दिस इज लिंक टू द कंसिडरेशन डेफिनेशन आल्सो एंड समवेयर इट इज लिंक टू चैप्टर नंबर 6 ऑफ वैल्यूएशन आल्सो। देखो, अगर आपको सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो देखो ही मत ये किस प्रकार की सब्सिडी है, चाहे वो प्राइस लिंक्ड है, चाहे वो ब्लैंकेट सब्सिडी है, वो कभी भी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में नहीं आएगी। अगर आपकी सब्सिडी किसी नॉन गवर्नमेंट ने दी है, मतलब जैसे कोई सीएसआर फंड ने दे दिया आपको, एंड इट इज प्राइस लिंक्ड। प्राइस लिंक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बेचता हूँ 10,000 का और मेरे को सब्सिडी मिल गई पर यूनिट 2,000 की, एंड नाउ आई एम चार्जिंग 8,000, दिस इज प्राइस लिंक, तो ये आपका पार्ट ऑफ वैल्यूएशन बन जाएगा। लेकिन अगर किसी नॉन गवर्नमेंट ने मुझे ब्लैंकेट सब्सिडी, उन्होंने बोला, ब्लैंकेट सब्सिडी क्या होता है, उन्होंने बोला कितने का बेचते हो छोड़ो, मैं साल का आपको 5 लाख रुपीस दे दूंगा, तो दैट 5 लाख विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। कई बच्चों ने तो ये प्राइस लिंक्ड वर्ड भी नहीं एनालाइज किया है, तो प्लीज सेक्शन नंबर 15 उठा के एक बार देख लो, सेक्शन 15(2) के अंदर। यस, एग्जाम सप्लाईज आल्सो सप्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सवाल में एक अभी रिसेंटली एक पेपर में सवाल आया था कि आप आइडेंटिफाई करो इसमें से सप्लाई कौन कौन सा है। बच्चों ने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज लिए, नहीं, आपको एग्जाम सप्लाई को भी तो सप्लाई मानना है। यस, तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में जो 3 सप्लाईज आती है, आप उसको भी सप्लाई मानोगे। अच्छा सर, जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी? वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स की है, सर्विसेज नहीं। वन इज योर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वन इज योर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई। सर जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई, यू रिमेंबर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एंड द एसईजेड डेवलपर, एसईजेड यूनिट फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, दैट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। सेक्शन 2 क्लॉज 47, देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब फिक्स कर लो आप दिमाग में, सेक्शन 2 क्लॉज 47, इसके अंदर आपका जीरो रेटेड सप्लाई कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिस्पेक्ट में मुझे आईटीसी नहीं मिलता, जीरो रेटेड सप्लाई के बदले में मिलता है। जीरो रेटेड वालों को खुश करके रखना पड़ता है, ये एक्सपोर्टर लोग हैं, फॉरेन करेंसी कमाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आओ। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक जनरल नोट याद दिला दूं, चैप्टर 2 में जब आप आरसीएम एफसीएम का एनालिसिस करते हो ना, उससे पहले आपको चैप्टर 4 का एनालिसिस करना है, वेदर समथिंग इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। इफ समथिंग इज एग्जेम्प्ट, द क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, तो टैक्स लगेगा तो आरसीएम एफसीएम की बात हम उठाएंगे। रिकवरी एजेंट सर्विस एग्जांपल एक छोटा सा लिया है मैंने। रिकवरी एजेंट की सर्विस दी है टू अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, विल इट बी अंडर एफसीएम और आरसीएम? यहाँ पे एफसीएम लगेगा। आरसीएम वाली बात कब लगती है? जब आप बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हो। तो आरसीएम जब आप अगली बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ ये नहीं चेक करना कि सप्लायर कौन है, आपको ये भी चेक करना है कि रेसिपिएंट कौन है। ठीक है जी, चलो बिफोर एनालाइजिंग द आरसीएम फॉर जीटीए, क्या होता है, हम जीटीए और ये गुड्स के बारे में देखते ही ना वी गेट एक्साइटेड कि हाँ यार इसमें आरसीएम एफसीएम नहीं, पहले ठहर जाओ, देखो कि ये जीटीए है या नहीं है। जीटीए होने की 2 कंडीशन होती है, एक सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नॉट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब इट इज समथिंग वाइडर, एंड कंसाइनमेंट नोट देना चाहिए। हमेशा एग्जांपल लेता हूं, साथ वाले भैया आए मेरे, उनके पास ट्रक है, उन्होंने मेरे को सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दिया लेकिन कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, तो वो जीटीए नहीं है। एंड इन जनरल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड स्टैंड्स एग्जेम्प्ट अंडर चैप्टर नंबर 4। जीटीए का इंटरलिंक नोट है, बहुत प्यारा सा, 10-15 मिनट का होगा, प्लीज चेक कर लेना। मेटल स्क्रैप अगेन, इसका भी एक आईडीटी शॉर्ट है, पर 2 चीजें यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड आरसीएम में कवर हो जाएगा, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड टीडीएस के अंदर जाएगा। अगर एक अनरजिस्टर्ड वाला बंदा कहता है कि सर मेरा तो सारा सप्लाई आरसीएम के अंदर ही जाने वाला है, तो क्या मुझे वो 23 का बेनिफिट मिलेगा?
जिसके अंदर मेरी टर्नओवर कितनी भी हो, मेरे को एग्जेम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर उसका टर्नओवर ऊपर गया उसके लिमिट से, देन ही विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। चलो, आरसीएम की लायबिलिटी में सिंपल एडजस्टमेंट करना है, कैश में पे करना, आईटीसी नहीं यूज कर सकते, लेकिन जो भी पे कर रहे हो उसका साथों साथ आईटीसी लेना मत भूलना। कई बच्चे ये आईटीसी लेना भूल जाते हैं। क्यों लेना है? क्योंकि आरसीएम लायबिलिटी इज माय इनवर्ड सप्लाई, तो इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। एक सवाल अगर पूछा गया कि सर इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, आंसर इज नो। If you want to say that something is under RCM for GST, then that needs to be there in the 9.3 or 9.4. Import of goods except the online gaming money, it is not technically RCM. It is just handed over to the customs law by the way of our charging section, section number 5 of IGST. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि RCM के अंदर कवर्ड है। RCM जैसा इम्पैक्ट जरूर आ रहा है कि इंपोर्टर पे कर रहा है, लेकिन ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं कहलाएगा अंडर द आवर GST लॉ। ओके। रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी एक आईडीटी शॉर्ट अवेलेबल है, प्लीज देख लेना। रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, उसके अंदर आरसीएम आपका तभी लगता है जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, नॉट ओनली अ बिजनेस एंटिटी। देखो एक आपने टर्म सुना होगा सब में, एडवोकेट वगैरह में, कि बिजनेस यूनिट जिसका प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज मोर देन द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, that term and actual registration are two separate things. It is possible that my turnover is more than the registration threshold, but I am not registered because of a benefit of section 23. And it is possible that my turnover does not exceed the threshold, but I am registered maybe due to some of the clause of section number 24. तो अपने टर्म्स बड़े अच्छे से पकड़ के रखना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, चलो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सर, गवर्नमेंट जब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देती है, लेट्स से उसका वैल्यू साल का 2000 रुपए, तो क्या मैं वो वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ हमारे एग्जेम्पशन चैप्टर में? यस, यू कैन डू दैट। वो हो गया तो आरसीएम एफसीएम की बात उठेगी नहीं। कॉम्पोजिशन लेवी, ट्रेडर, हमारे पास 1%, 5% और 6% का रेट है, उसमें से जो ट्रेडर का रेट है वो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट है। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट का भी आईडीटी शॉर्ट है, प्लीज देख लेना, मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा आपको कि क्या क्या अवेलेबल है। ओके, तो ट्रेडर्स जो पे करेंगे वो 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरर होगा तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, तो ये एग्जाम वाले पे नहीं करेगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और रेस्टोरेंट वाले जो 5% पे करते हैं, दैट इज आल्सो टर्नओवर इन अ स्टेट। सर्विसेज वाले जो वो भी 6% ऑफ टर्नओवर है, बाकी जगह ये चीज नहीं लगती। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके अंदर सेकंड प्रोविसो आपको मार्जिनल सर्विसेज अलाउ करता है, पिछले साल के टर्नओवर इन अ स्टेट का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। याद है ना? तो वो टर्नओवर आपको अलाउ करी हुई है। अब क्वेश्चन में आया, आपने लिमिट चेक करी तो वो लिमिट के अंदर है, लेकिन आप एक गलती करते हो कि उन सर्विसेज के ऊपर आप कंपोजिशन लेवी नहीं लगाते। क्यों नहीं? अरे वो भी तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा ना। तो कई बच्चों को ऐसे होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख का गुड्स का मेरा टर्नओवर है और 2 लाख का वो मार्जिनल सर्विस है, तो आप 5 लाख पे कंपोजिशन लेवी पे करते हो। नहीं, आपको 7 लाख पे करना है, वॉट एवर द रेट में बी, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, जो भी आपका रेस्टोरेंट, जिसमें भी आप हो। ओके ना? चलो, चैप्टर नंबर 3 प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में अक्सर गलतियां होती है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आप नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे पहले आराम से देखो गुड्स की बात हो रही है या सर्विसेज की बात हो रही है। ओके, गुड्स की बात हो रही है तो सेक्शन 10 और 11 में दिमाग लगाओ, सर्विसेज की बात हो रही है तो सेक्शन 12 और 13 में दिमाग लगाओ। 12 और 13 को फर्दर एनालाइज करने के लिए यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हु इज द रेसिपिएंट इन माय क्वेश्चन। रेसिपिएंट मतलब क्या? रेसिपिएंट मतलब हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। ये चीजें एनालाइज कर लेना पेपर में, वरना गलतियां होंगी। सेक्शन 10(1) सीए जो बात करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को ओवर द काउंटर सेल की, ओटीसी सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले में सिर्फ उसका स्टेट का नाम सफिशिएंट है मेरे इनवॉइस में, डिटेल्ड एड्रेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। 12(7), 12(14) और 12(8) में कुछ गलतियां होती है, वो ढंग से सुन लो। 12(7) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में द एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट इज रेलिवेंट ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज अ B2C सेल। तो जब हम एक क्लॉज पढ़ते हैं कि आपका इवेंट लेट से आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उस केस में मैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई शिफ्ट करके प्लेस ऑफ रेसिपिएंट कर देता हूं। वो कब रेलिवेंट है? जब वो B2C का केस हो, B2B में रेलिवेंट नहीं है। 12(7) अच्छे से करके जाना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो नोट दैट 12(7) जिसमें हम एंसिलियरी सर्विसेज इंक्लूड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इट इंक्लूड स्पॉन्सरशिप ऑल्सो। तो स्पॉन्सरशिप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में आप 12(2) मत लगाना, 12(7) लगाना। ओके, 12(14) जो लगता है वो एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट के लिए लगता है। अगर मैं नॉन गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो वहां पे आपको 12(2) लगाना है। 12(8) में विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, कोरियर वगैरह, इन दैट केस द गुड्स का डेस्टिनेशन इज इररिलेवेंट। गुड्स यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं या इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में किसी स्टेट में, डज नॉट मैटर। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, एग्जेम्पशंस चैप्टर।
चैरिटेबल एक्टिविटीज का जो मतलब समझते हैं, उसके अंदर वन ऑफ द पार्ट इज एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट। वहां पे जो कुछ पर्संस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स को, वो सीनियर मतलब मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज एंड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया आपको पेपर में दिया जाएगा, बट यहाँ पे एज के ऊपर खेला जा सकता है, तो आप हिलने मत देना ICI को, इट इज मोर देन 65। ओके, ओल्ड एज होम विच आर रन बाय गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटीज 12AA AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वहां पे भी कुछ एज की लिमिट आती है। तो उसके जो रेसिडेंट्स है उनकी एज मिनिमम 60 होनी चाहिए, नॉट मोर देन 60, मिनिमम 60 मतलब मोर देन इक्वल टू कवर करना है। और दूसरा, इनसे कंसिडरेशन आप अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर ले सकते हो। 25,000 ₹1 हो जाएगा तो पूरा का पूरा टैक्स में चला जाएगा। ओके, फिर एक बात आती है हमारी रिलीजियस प्लेसेस जो ये रेंट पे देते हैं, दीज आर द प्रेसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। वो प्लेसेस उनकी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, दोज आर मेंट फॉर जनरल पब्लिक। ये सब चीजें एक्चुअली इतनी एनालाइज होती नहीं है और ICA ने इतनी अभी तक पूछी नहीं है, तो शायद कल को टेस्ट हो जाए, तो वी शुड बी रेडी। सो दीज आर द मेंट फॉर जनरल पब्लिक एंड एग्जेम्पशन विल अप्लाई ओनली इफ द रेंट्स आर अप टू 999 और 9,999, जैसे अगर कमर्शियल शॉप रेंट पे गई है तो, ठीक है, या फिर अगर कल्याण मंडपम आप पर दिन का रेट दे रहे हो तो वो 9,999 999 तक एग्जेम्पशन है। 1000 और 10,000 10,000 10,000 टच होते ही एग्जेम्पशन गया, लिमिट पे खेला जाएगा, ध्यान रखना। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का ट्रेनिंग एंड कोचिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स यहाँ पे कवर नहीं है जब ये हम एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं बाय इंडिविजुअल। स्पोर्ट्स के लिए वो चैरिटेबल एंटिटी होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द एडजस्टमेंट्स पूछा जाता है कभी कभार। अगर मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो यहाँ पे बच्चे एग्जेम्पशन में लेके जाते हैं, नहीं मेरे भाई, पेपर प्रोवाइड करना इज नॉट अ सर्विस, इट इज अ गुड्स, इट इज अ गुड्स। तो अगर आप पेपर प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, इट इज एन इनवर्ड सप्लाई फॉर इट, तो वो आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज में हमने एग्जेम्पशन पढ़ी है, तो अगर मैं प्रिंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं विच इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज सर्विस, सुनो सुनो, प्रिंटिंग वाले में एक और गलती होती है, ध्यान से सुन लेना। प्रिंटिंग वाला जब भी सवाल आता है ना, आप सीधा गुड्स या सर्विसेज बना लेते हो। आई नो यू नो दैट कि अगर सर सिर्फ हम अगर मैं उसको कंटेंट दे रहा हूँ और वो प्रिंट करवा के ले रहा हूँ तो इट इज अ सर्विस, और अगर वो नैपकिन कैलेंडर प्रिंटेड मटेरियल होता है तो वो गुड्स मानना है, वो सब ठीक है। लेकिन उसको गुड्स या सर्विस क्लासिफाई करने से पहले पेपर में उसको कॉम्पोजिट सप्लाई लिखना मत भूलना, सेक्शन 2 क्लॉज 30, और फिर उसका प्रिंसिपल एलिमेंट पकड़ना कि गुड्स या सर्विसेज से, एंड देन आप उसको टैक्स करना। आप क्या करते हो, सीधा गुड्स एंड सर्विसेज बना देते हो, नंबर एक आध नंबर कट जाएगा। पहले कॉम्पोजिट सप्लाई बनाओ। कॉम्पोजिट सप्लाई का टैक्सेशन कैसे होता है, सेक्शन नंबर 8, प्रिंसिपल एलिमेंट, फिर गुड्स या सर्विस है वो आप चेक करो, ठीक है जी। चलिए, सिक्योरिटी क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग इज एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन प्रोवाइडेड टू स्कूल एंड इन स्कूल, ये स्कूल प्रीमाइसेस में होना जरूरी है। हेल्थ केयर वाले में जो ICU वगैरह होता है या क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, उसका रेंट 5,000 से ज्यादा भी होता है, 50,000 1 लाख 5 लाख कुछ भी दिया हो, उसको टैक्स स्टेटस हमें देना है, मतलब टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस देना है, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। नॉर्मल रूम विदाउट ICU और क्रिटिकल केयर 5,000 के ऊपर वो टैक्स हो जाता है। उसके बाद हेल्थ केयर के मीनिंग जो होता है दैट इंक्लूड्स ओनली द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर, तो रेकी वगैरह जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। कंस्ट्रक्शन सर्विस वाले में ध्यान रखना, प्योर लेबर को एग्जेम्पशन है और कहीं पे भी कमर्शियल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीजें आती है, एक तो सरकारी स्कीम होती है हाउसिंग फॉर ऑल या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, वहां पे रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन भी इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद ओरिजिनल वर्क्स। लेकिन अगर ये प्राइवेट वे में काम हो रहा है तो वहां पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक तो नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सिंगल यूनिट्स है ये सारे, एंड ओरिजिनल वर्क ओनली, रिपेयर रेनोवेशन यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंश्योरेंस वाले में एक इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है जो कभी कभी छूट जाती है। अगर मैं भी जाके आज LIC या ICICI से कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं जिसका कवर अप टू 2 लाख है, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम 2 लाख बहुत ज्यादा कवर बन जाएगा, अगर कवर अप टू 2 लाख है तो उसका प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है। इसके लिए इसको कोई गवर्नमेंट का इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोई भी, दिस इज एन एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन कवर ऑफ मैक्सिमम 2 लाख, द प्रीमियम विल स्टैंड एग्जेम्प्ट, ठीक है जी। तो ये कभी कभार आप छोड़ देते हो। BF और BC बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर का मैं क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूँ, चैप्टर 4 के रिवीजन में हालांकि मैंने कवर किया था। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस में, ठीक है, उसके पास कैश ट्रांजेक्शन्स की भी अथॉरिटी होती है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर हम टैक्स की लायबिलिटी मतलब पे करने का भी प्रोसीजर देंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को मैं RCM का बेनिफिट नहीं दूंगा, बस ये दिमाग में रख लेना। And obviously you have to link it to the chapter number 4 exemption in which रूरल एरिया के केस में exemptions exist करती है। तो अगर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को कोई सर्विस दे रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को हम बेनिफिट नहीं देते। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है तो मैं BF को बोलूंगा यार तू ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तेरे को बेनिफिट दूंगा, तो बैंक को बोला प्लीज आप पे करो अंडर RCM।
एजेंट ऑफ बीसी अगर बीसी को सर्विस दे रहा है तो बीसी तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है ना, तो इससे आरसीएम करवा देते हैं, एजेंट को क्यों पकड़े। और एजेंट ऑफ बीएफ अगर बीएफ को सर्विस दे रहा है तो बेचारे दोनों ही छोटा आदमी है, दोनों ही छोटे आदमी है, तो फिर नॉर्मल कमर्शियल में क्या होता है एफसीएम, तो एफसीएम लग जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एक चीज का ध्यान रखना, सी रूरल एरिया मैंने कवर नहीं किया लेकिन बता रहा हूं, रूरल एरिया में बैंकिंग इंडस्ट्री में बीएफबीसी इज आल्सो एग्जेम्प्ट एंड एजेंट इंटरमीडियरी और बीएफबीसी सर्विसेज आर आल्सो एग्जेम्प्ट। इंश्योरेंस सेक्टर में ओनली द बीएफबीसी सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, नॉट द एजेंट इंटरमीडियरी। ठीक है, चलो आगे आओ। एंट्री 3 और 3 जो आप पढ़ते हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, वो आर्टिकल 243 जीडब्ल्यू वाला। एंट्री 3 में प्योर लेबर होता है, एंट्री 3A में वैल्यू ऑफ गुड शुड नॉट एक्सीड द 25% ऑफ द वैल्यू। वो तभी आपको एग्जेम्पशन है व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग टू सीजी एसडी यूटीएलए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी वर्ड्स यहाँ पे नहीं दिए गए, इसके ऊपर आईसीए ने एक बार टेस्टिंग किया था। सिमिलरली एंट्री 3B जो स्लम इंप्रूवमेंट या रिहेबिलिटेशन वो सब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सैनिटेशन वगैरह वाला, दैट इज एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी, नॉट एंटिटी और सीजी और एसजी और यूटी। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार सीजी गवर्नमेंट आपके आईसीए ने पूछ लिया था, वहां पे बहुत बच्चों ने गलतियां करी थी, तो प्लीज एटलीस्ट ये दोनों तो आप अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट है आपका सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज टू एन एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। मतलब सीनियर एडवोकेट अगर अपनी ही फ्रेटर्निटी को प्रोवाइड कर रहा है तो इसके ऊपर एग्जेम्पशन है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है, तो मैं इस पे स्टार जरूर लगाऊंगा आपके लिए, क्योंकि वैसे क्या है हम बोलते हैं कि चलो एग्जेम्पशन नहीं है क्योंकि वो लिस्ट अलग अलग है, रेसिपिएंट्स की लिस्ट आप देखोगे तो वो अलग अलग है व्हेन आई कंपेयर सीनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट। बट कॉन्ट्रारी व्यूज आर अवेलेबल कि जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि जो लेने वाला एडवोकेट है या फर्म है उसको हम बिजनेस एंटिटी की नहीं क्या मान सकते और वहां पे हम एग्जेम्पशन नहीं क्या दे सकते, बट और फिर ऑब्वियसली उसका आरसीएम एफसीएम, सो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। आईसीए ने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा है जिसके अंदर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा हो, बट जनरली वो बिजनेस या नॉर्मल ट्रेडर वगैरह ही होता है, तो अभी मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा, चैप्टर 4 में हमने किया था। ओके, चलो एक है आपका एग्जेम्पशन विद रिस्पेक्ट टू गिविंग ऑन रेंट सम मोटर व्हीकल। ठीक है, तो अगर आप एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो टू अ जीटीए तो दैट इज एग्जेम्प्ट व्हेन यू आर गिविंग अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि जीटीए का काम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में। तो इफ यू आर गिविंग ऑन रेंट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देन वो एग्जाम नहीं रहेगा, वो आपका टैक्स हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। टाइम ऑफ सप्लाई वाले में मैं एक सेक्शन 14 ही सिर्फ कवर कर रहा हूँ, 12 13 इसमें कुछ है नहीं। 14 का भी प्लीज एक बार चीट शीट मैंने रेफर करी थी एक इन माय रिवीजन वीडियो, उसको चेक कर लेना, उसमें बस आपको एक जिस्ट दे देता हूँ मैं दोबारा। चैप्टर नंबर ये जो सेक्शन नंबर 14 है इसके अंदर जो आपका डेट ऑफ सप्लाई होता है दैट विल नेवर बी द आंसर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। आंसर आपका या तो इनवॉइस डेट बनेगा या फिर पेमेंट डेट बनेगा, जहां पे भी 2 आउट ऑफ 3 डेट्स फॉल करती है, बिफोर और आफ्टर, यू रिमेंबर दैट। एंड अगर इनवॉइस और पेमेंट डेट दोनों एक साथ आ जाए तो यू हैव टू सी व्हिचएवर इज अर्लियर। एक और चीज का ध्यान रखना, जो भी मेरा रेफरेंस डेट होता है, क्या होता है रेफरेंस डेट, द डेट ऑन विच द चेंज हैपेंड, उसके अगर the actual credit in my bank account, see normal payment date क्या लेनी होती है, credit in bank account और books की entry whichever is earlier, but if that actual credit in bank account is happening after 4 working days of that date of change of rate, जो भी टैक्स का रेट चेंज हुआ है, तो इन दैट केस आप अर्लियर वाला नहीं लोगे, यू विल टेक द डेट ऑफ द क्रेडिट इन बैंक, यू विल इग्नोर द बुक्स की एंट्री। ये सेक्शन 14 का ही था बात जो मैंने आपको बता दिया। देन चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें देख लो। रूल नंबर 28 डिस्टिंक्ट पर्संस और रिलेटेड पर्सन, उसमें स्टेप नंबर 1 में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू जो लेना चाहते हो यू कैन टेक इट एज द इनवॉइस वैल्यू, मतलब योर इनवॉइस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज द डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी। एलिजिबल टू टेक आईटीसी मतलब फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे आईटीसी ब्लॉक्ड होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो, इफ आई एम ट्रांसफरिंग टू माय रेसिपिएंट, दैट रेसिपिएंट इज माय रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, वो आगे फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आईटीसी ब्लॉक हो गया इसका मतलब इट इज नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी हियर। इन दिस केस आई द ट्रांसफरर कैन नॉट टेक माय इनवॉइस वैल्यू एज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू, मुझे प्रॉपर ओएमवी निकालनी पड़ेगी। और ये ऑप्शन जो होता है डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू का, दिस इज अवेलेबल फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। लेकिन जब हम उसके नीचे पढ़ते आपको याद होगा दैट फर्स्ट प्रोविजो जो आता है कि आप एक काम करो, वॉट एवर यू हैव ट्रांसफर्ड ना, जो भी आपने ट्रांसफर किया है अपने रेसिपिएंट को, आपका रेसिपिएंट सिमिलर लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स आगे कितने में ट्रांसफर कर रहा है आप उसका 90% ले सकते हो। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर गुड्स एंड दैट टू व्हेन द गुड्स की कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, इसका मतलब द गुड्स आर सोल्ड एज सच। तो अगर सर्विसेज का केस है तो आपको ये वाला प्रोविजन इस पे लगेगा ही नहीं, यू हैव टू स्टिक टू द 3 बेसिक स्टेप्स, ओपन मार्केट वैल्यू और योर इनवॉइस वैल्यू एक्सेप्टेड एज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी या रूल 30 और रूल 31।
ठीक है। उसके बाद जो हम रूल 28 सब रूल 2 पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गारंटी का, पर्सनल गारंटी पे तो ओपन मार्केट वैल्यू नील बन जाती है। कॉर्पोरेट गारंटी का पढ़ते हैं 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेसिपिएंट इज इन इंडिया, सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अगर दोनों इन इंडिया बन जाएंगे तो इस केस में आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, और सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रेसिपिएंट इन इंडिया है तो उस केस में आपका आरसीएम लग जाएगा। और अगर रेसिपिएंट इंडिया में है ही नहीं तो आपका 28 लगता ही नहीं है। आई होप यू नो दैट, क्लैरिफिकेशन आई थी इस बार। प्लीज एंश्योर यू आर वाचिंग द रिवीजन वीडियो फॉर दैट। चैप्टर नंबर 7 आईटीसी की कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी परसुएंट टू सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 36 इज दैट हाथ में एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक इनवॉइस आया जो कि ई इनवॉइस की तरह होना चाहिए था लेकिन उसके अंदर आईआरएन नंबर ही नहीं है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग आईटीसी, आप उसका आईटीसी नहीं लेंगे। रूल नंबर 37 होता है दैट वी कवर 180 डेज में मुझे सप्लायर को पे करना पड़ता है। अगर मैंने पे नहीं किया फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, द जीएसटी लॉ डज नॉट केयर, तो उस केस में जो भी 180 डेज का पीरियड खत्म होने वाला होगा, मतलब वॉट एवर द इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड, उस पीरियड की जीएसटीआर 3B में आपको जीएसटी जो आपने अवेल किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से लगेगा? नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। ये किसने बोला? रूल 88B, जाके चेक करो ना एक बार, आईडीटी शॉर्ट बनाया आपके लिए, उसी के लिए बनाया है। सारी चीजें यहां नहीं कवर करी जा सकती दोबारा, ठीक है। तो वो 180 डेज वाली कंडीशन 3 जगह नहीं लगती। एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, बिकॉज इन दैट आई पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। सेकंड शेड्यूल नंबर 1 में जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, और थर्ड 15(2)(b) में जिसके अंदर वो पार्ट वैल्यूएशन में ऐड होता है, बिकॉज आई हैव पेड ऑलरेडी ऑन इट्स बिहाफ, सप्लायर्स बिहाफ टू समवन एल्स, ऑफ कोर्स आई विल नॉट पे अगेन टू हिम। नेक्स्ट पे आओ, देयर इज अ टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 दैट इज द 30th ऑफ नवंबर और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। अगर ये आपका आईटीसी जो आप लेना चाहते हो ये डेबिट नोट का आईटीसी है तो डेबिट नोट की आपको डेट देखनी है, आपको उसके अंडरलाइन इनवॉइस की नहीं देखनी। ये बात रेलिवेंट कब होगी? इनवॉइस था 28 मार्च का, डेबिट नोट 4-5 दिन बाद 3 अप्रैल को आया, तो आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, तो 30 नवंबर उसी साल का आ जाएगा। लेकिन जो डेबिट नोट है वो अप्रैल में आया, तो अप्रैल टू मार्च नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ओके, रूल नंबर 42 के रिस्पेक्ट में बस एक बात आपको याद दिला रहा हूं, रूल 42 की जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इनटू ई अपॉन टीटी, 5% वाली तो वो जनरली पूछते ही नहीं है नॉन बिजनेस वाली, बट जो एग्जेम्प्ट वाली आपको करनी पड़ती है उसके लिए सवाल आपको अलग से आके नहीं बताएगा। अगर आपके पेपर में एग्जेम्प्ट सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई के साथ साथ ये ट्रांजैक्शंस जो मुझे रूल 42 के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करनी पड़ती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करनी पड़ती है, अगर वो दिया है तो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट लगानी है। क्या क्या मुझे एडिशनली लेना होता है? आरसीएम के सप्लाईज, सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन जिसमें 1% ऑफ सेल वैल्यू लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग सर्कल रेट, बिल्डिंग कौन सा वाला होगा विच इज नॉट अ सप्लाई, अगर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा। और लास्ट सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, ये वैसे तो शेड्यूल 3 में कवर होता है बट स्टिल मुझे यहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेना पड़ता है। और जो भी ड्यूटी फ्री शॉप्स की वैल्यू होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, वही वैल्यू मुझे लेनी होती है। सवाल आपको ये चीज बताएगा। इंटरेस्ट इनकम आपको न्यूमरेटर से हटा देनी है, बट नॉट इफ यू आर अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट सर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये एनबीएफसीज, इनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन अवेलेबल होता है कि ये अपने कॉमन क्रेडिट का 50% क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ कॉमन क्रेडिट का ही क्लेम करना 50%। सी, अगर एक बैंक के पास कोई इनवर्ट सप्लाई आ रहा है विच इज यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, तो उसका पूरा क्रेडिट लो। कोई ब्लॉक्ड है तो उसको पूरा मना करो, लेकिन कुछ कॉमन क्रेडिट है तो आप उसका 50% ले सकते हो। और एक बार ये ऑप्शन लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर तक आपका ये कंटिन्यू करना है, आप बीच में हट नहीं सकते। एक और चीज यहाँ पे बस आपको ध्यान रखनी है, अगर ये आपका कॉमन क्रेडिट आ रहा है किसी अपने खुद के एंटिटी रजिस्टर्ड से, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन से आ रहा है, कोई और ब्रांच से आ रहा है सेम पैन के अंदर, तो इन दैट केस 100% ले लेना, 50% रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। पेपर पे के लिए बात याद रखने वाली ये है कि आप 50% जो एडजस्टमेंट लगाओगे वो सिर्फ कॉमन क्रेडिट पे लगाना, वॉट एवर एल्स इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल और नॉट अवेलेबल वहां पे 50% नहीं लगेगा। मोटर व्हीकल एक वर्ड यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, उसमें 3 चीजें नहीं आती। एक फिक्स्ड रेल पे जो चीज चलती है, रेलवे, वो जो हमारे डब्बे वगैरह होते हैं रेलवे वाले। स्पेशल पर्पस व्हीकल इन फैक्ट्रीज, मतलब अगर आप कोई छोटा व्हीकल टाइप बना रहे हो जो सिर्फ फैक्ट्री में ही चलने वाला है, उसके अंदर आप में भी सामान वगैरह इधर उधर लेके जाओगे, वॉट एवर इट इज। एंड लेस देन 4 व्हील वाला कोई व्हीकल जिसकी इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी हो, तो वो मोटर व्हीकल बनेगा ही नहीं, तो उसका आईटीसी ब्लॉक होएगा ही नहीं। इफ एनी एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएनएल, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको 17(5)(c) के अंदर आपको नहीं लेके जाना, ठीक है। ओके, पाइपलाइंस अगर फैक्ट्री के अंदर है तो उसका आईटीसी अलाउ किया जाता है, बिकॉज जो पाइपलाइन आउटसाइड होती है
जो आपकी पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री होती है या और कोई सिविल स्ट्रक्चर वगैरह होता है तो दैट इज नॉट कवर्ड इन प्लांट एंड मशीनरी डेफिनेशन। और सफारी रिट्रीट्स का केस देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट था लिटिगेशन में, उसमें फिर से कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए आपको सफारी रिट्रीट अच्छे से देख के जाना है, इन विच देयर इज अ डिफरेंशिएशन हाइलाइटेड बिटवीन 17.5C एंड 17.5D। 17.5C में प्लांट एंड मशीनरी वर्ड यूज करा गया है और 17.5D में प्लांट और मशीनरी वर्ड यूज करा गया। इसी के ऊपर पूरा खेल था लिटिगेशन का, आप प्लीज एक बार वो देख के जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। टैक्सेस पेड इन केस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ 74, 129, 130 उसका आईटीसी रेसिपिएंट को नहीं मिलता, 73 वाले का मिल जाता है जो नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं। हालांकि बता दूं आपको 129 और 130 के कोई ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर ऑफ पेनल्टी वगैरह नहीं होता है, उसमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं होती है, बट ठीक है मैं उसके ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, आप लर्न करने के लिए तीनों लर्न कर लो। मेन आपको 74 ध्यान रखना है कि फ्रॉड के अंदर जो आप टैक्स पे करोगे उसका वॉट एवर द रेसिपिएंट इज उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 जो स्पेशल क्रेडिट के बारे में बात करता है, एग्जिस्टिंग इनपुट्स के ऊपर आपको आईटीसी मिलता है, लेकिन अगर आपका वो वाला केस है कि योर एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकेम टैक्सेबल और यू केम इनटू रेगुलर स्कीम फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, उन दोनों केसेस के अंदर आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा, बट वो 5% का डिडक्शन वगैरह आपको करना पड़ेगा। जो भी इनपुट्स आप ले रहे हो, कैपिटल गुड्स ले रहे हो, वो 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए उसकी इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस डेट। नेक्स्ट बात करते हैं, यू रिमेंबर दैट अगर मैं कोई कैपिटल गुड प्लांट मशीनरी को सेल कर देता हूं और बीच में during the life of that particular asset, then I need to pay the tax higher of whatever the GST is on the actual supply value or whatever ITC I took minus 5% का जो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। लेकिन अगर मैं मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स का स्क्रैप सेल कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो 5% वाला अमाउंट ना कंपेयर करूं, मतलब आईटीसी माइनस 5% वाला अमाउंट ना कंपेयर करूं। आई कैन डायरेक्टली पे द टैक्स ऑन वॉट एवर इट इज ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब स्क्रैप सेल होता है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू काफी कम होती है, अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा तो हमेशा हायर ही आईटीसी माइनस 5% वाली ही निकलेगी पर क्वार्टर का जो एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस केस में मुझे ऑप्शन है कि मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू पे वॉट एवर अमाउंट इज आई विल पे। फिर एक बात करते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। इसके अंदर जो आपका आईटीसी ट्रांसफर होता है, जैसे डीमर्जर हो गया, एमलगमेशन हो गया, वॉट एवर द केस में भी, आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए वन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट लायबिलिटी का ट्रांसफर होना चाहिए, जो आपका प्रैक्टिसिंग सीए कॉस्ट अकाउंटेंट भी सर्टिफाई करके देता है। अब इसके बारे में 2 चीजें याद रखनी है आपको। मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल डीमर्जर की बात हो रही है और एनी अदर स्कीम इन विच पार्शियल असेट्स पार्शियल ट्रांसफर इज बीइंग डन, तो आईटीसी भी पार्शियल ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? असेट्स के वैल्यू का रेशियो आपको लेना पड़ता है कि जैसे 100 रुपए के असेट्स है, 40 रुपए के असेट्स गए तो मेरा आईटीसी भी 40% जाएगा। अब जब ये 40% आईटीसी जाएगा तो इंडिविजुअल हेड्स में कितना कितना जाएगा? भाई आईटीसी तो डिवाइडेड है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी में, तो इंडिविजुअली कितने हेड्स जाएंगे आप डिसाइड करो। लॉ कहता है दैट यू डिसाइड, बस टोटल मैच होना चाहिए कि टोटल आईटीसी जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरनल हेड्स आप खुद डिसाइड करो, टोटल आईटीसी आपका 40% से ज्यादा नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। तो इफ आई हैव 10 लाख रुपीज आईटीसी, 40% निकल गया मेरा रेशियो, तो मैं 10 लाख का 40% 4 लाख रुपीज ट्रांसफर करूंगा। अब वो इंटरनली सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना, वो हेडेक आपकी है, वो आप डिसाइड कर लेना। उसके बाद स्टेट वाइज ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होएगा। क्यों? लॉजिक सी बात है यार, हमारा जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज है ना, तो एक जीएसटी के अगेंस्ट ये सारी ट्रांसफर होने वाली है। एक और चीज, एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं फॉर दैट अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी, वहां पे 2 क्वेरी आता है कि जो असेट्स का आपने रेशियो लिया वो किस दिन का, और जो आईटीसी का वैल्यू लिया, जैसे मैंने 10 लाख का लिया मेरे एग्जांपल में, वो 40% इंटू 10 लाख, ये 10 लाख आईटीसी किस दिन का बैलेंस लेना है, क्योंकि रोज चीजें चेंज होती जाएंगी। उसके लिए गोल्डन लाइन देखो, फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी अपॉर्चमेंट द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स हैज टू बी टेकन एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ मर्जर। डीमर्जर मतलब डीमर्जर की जो भी स्कीम है उसके अंदर ये अपॉइंटेड डेट दे रखी होती है, एंड दैट शैल बी अप्लाइड मतलब मल्टीप्लाइड ऑन द आईटीसी बैलेंस। इन माय एग्जांपल इट वाज 10 lakhs of the transferer on the date of filing of form ITC 02। ये फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ ITC ट्रांसफर। तो असेट्स का वैल्यू रेशियो किस दिन का लोगे? अपॉइंटेड डेट वाला, उसको उठा के मल्टीप्लाई करोगे ऑन द आईटीसी बैलेंस। आईटीसी बैलेंस किस दिन का? ITC 02 जिस दिन तुम फाइल कर रहे हो। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताओ, इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ओके, चलो चैप्टर नंबर 8 पे चलते, रजिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर्ड लिमिट्स इन लीगल प्रोविजंस इन योर आंसर। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैंने रिवीजन वीडियो में भी कवर किया था, आपके आईसीआई के मटेरियल के अंदर भी है। दे हैव गिवन अ वेरी गुड टेबल स्टेट वाइज कि आपके कौन से स्टेट्स के अंदर अगर गुड्स का केस है, सर्विस का केस है या गुड्स प्लस सर्विसेज का केस है तो क्या क्या लिमिट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एमएमएनटी है तो वो 10 लाख में चला जाता है। फिर आपके ई स्टैम्प उत्तराखंड जैसे हमने वो लर्न किया था कोड वर्ड, तो उसके अंदर आपका क्या है, आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं देते, वो नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं देते, और बैलेंस वाले में आपको नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो whenever you get any particular question, उसके अंदर एक स्टेट दिया होगा,
मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि उस स्टेट के हिसाब से लीगल प्रोविजंस में आप इनकी लिमिट्स क्लियरली लिख देना कि अगर सिर्फ गुड्स है तो क्या केस है, मतलब क्या लिमिट है, सर्विस है तो क्या लिमिट है, और गुड्स प्लस सर्विस है तो क्या लिमिट है। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई क्लियरली कि मेरा जो भी आगे क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको यहाँ पे फटाफट से कैटेगराइज कर पा रहा हूं, एंड दिस विल शो टू द एग्जामिनर दैट यू नो योर लिमिट्स वेल विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट इन क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे जो हमें 40 लाख का भी बेनिफिट मिलता है ना, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव गुड्स के केस में मिलता है। अगर आप सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज करते हो तो उसमें आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फिर 20 लाख वाला बेनिफिट मिलता है। क्लियर? और एमएमएनटी वाले जो होते हैं वो 10 लाख वाले होते हैं। ओके, सो 10 लाख का बेनिफिट, ठीक है, दिस वन इज क्लियर ना। ये आप एक बार प्लीज टेबल चेक कर लेना, मटेरियल में भी है, मेरे रिवीजन वीडियो में भी है, आई एम श्योर आपने कहीं और से पढ़ा होगा तो उसमें भी होगा। चलो, 10 लाख का बेनिफिट जो 4 जगह मिलता है, नॉट अ बेनिफिट, लिमिट जो थ्रेशोल्ड की होती है, दैट इज एमएमएनटी फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, ये 10 लाख की लिमिट तब करेगा जब आप इन जगहों से, इन चारों जगहों से यू आर मेकिंग सम टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि सेक्शन नंबर 22 की वर्डिंग्स ये कहती है फ्रॉम वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई इज बीइंग मेड। अगर इन जगहों से मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा या मैं कोई सप्लाई ऑफ जीएसटी नहीं कर रहा तो वो मेरी लिमिट 10 लाख की नहीं लगेगी, फिर 20 या 40 की लगेगी। ओके, तो अगर यहां से आप एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो 20 या 40 लाख की लिमिट लगेगी, 10 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। ओके, आउट ऑफ द टेबल दैट आई वाज रेफरिंग, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट्स के बारे में जानना, उसके पीछे एक रीजन भी है, मैं बताता हूं। पुडुचेरी एंड तेलंगाना, ये किसी भी महीने में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, लेकिन इन दोनों स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला हम नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव 40 लाख बेनिफिट फॉर इंट्रा गुड्स, वी विल गिव यू 20 लाख ओनली। ये मिडिल वाले टेबल में आते हैं उस पर्टिकुलर में, तो ये दोनों कहीं से भी आपको याद नहीं आएगा कि सर ये स्पेशल कैटेगरी है लेकिन 40 लाख का इनको बेनिफिट नहीं देना। और जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन ये फिर भी ये अपने साइड से आपको 40 लाख का लिमिट का बेनिफिट देते हैं इफ इट इज अ केस ऑफ इंट्रा गुड्स, नॉट गुड्स प्लस सर्विसेज और सर्विसेज। तो ये 5 स्टेट्स के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है, पेपर में आया तो गलती होने के चांस है। ओके, वन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट आधार ऑथेंटिकेशन करे बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में, चाहे आपका वो RFD 01 वाला रिफंड हो, चाहे आपका शिपिंग बिल जो आपका रिफंड एप्लीकेशन ट्रीट किया जाता है इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ IGST, चाहे वो वाला केस हो, मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन सम MCQ, सो एंश्योर दैट यू मार्क दिस कंडीशन वेल। ओके, हैंडमेड गुड्स का हम एक एग्जेम्पशन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 23 में, हम बेनिफिट देते हैं 10 लाख 20 लाख वाला, बराबर। तो उसमें जो हैंडमेड गुड्स है ना, वो 100% हैंडमेड ना हो तो चलेगा, सम मशीनरी यूज इज अलाउड, बट पेपर में एक बार सवाल आया था हाफ मशीनरी एंड हाफ हैंडमेड, तो वो आपका हैंडमेड नहीं माना जाएगा, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 23 की बेनिफिट की बात कर रहा हूं, जो 24 में बेसिकली हैंडमेड के रिस्पेक्ट में स्टिल वी गिव यू द बेनिफिट ऑफ द 10 लाख 20 लाख, चाहे आपका इंटरस्टेट सप्लाई क्यों ना हो। यस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो हाफ वाला एक बार आपके पेपर में आया था, तो प्लीज डोंट ट्रीट इट एज हैंडमेड, डोंट गिव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 23 जिसमें हम इंटरस्टेट में भी उसको लिमिट देते हैं। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन को अप्लाई करने के लिए लिमिट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बीच में टेस्ट किया था 90 डेज और एक्सटेंशन 180 डेज तक का मिल सकता है, प्लीज पे अटेंशन फॉर दिस टाइम लिमिट्स। ओके, टाइम लिमिट्स का मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, कमिट नहीं कर रहा भाई, लेकिन आई विल ट्राई, otherwise important ones I am covering here itself. Section 59, section number serial number 59, section number 24 से लिंक्ड एक पॉइंट है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देखो, ओइडर की सर्विस है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इन इंडिया अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में हम उसको RCM नहीं बोल सकते। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर्ड अंडर RCM में भी एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया था, बराबर, तो उस केस में लग जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर ये ओइडर का सप्लायर जो आउटसाइड इंडिया है एंड रेसिपिएंट इन इंडिया इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आपका RCM लगता है, फिर वहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर नहीं लगता। NTOR रेसिपिएंट हो तो उस केस में सेक्शन 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगता है, दे हैव टू कम इनटू इंडिया और दे नीड टू हैव सम रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। बट अगर यही मैं बात करूं ऑनलाइन मनी गेमिंग की, उस केस में अगर सप्लायर इन टैक्सेबल टेरिटरी है एंड रेसिपिएंट इन इंडिया चाहे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, डज नॉट मैटर, सेक्शन नंबर 24 अप्लाइज, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में अप्लाई। सर ये भेदभाव क्यों? अरे बाबा, ओइडर सर्विस है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का प्रोविजन के साथ पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग, दिस इज अ गुड, दिस इज एन इंटेंजिबल गुड, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। तो यहाँ पे आपको इसका स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है बिफोर अप्लाइंग सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? और जब भी ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं, ये इंडिया के अंदर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, ये सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हैं। क्लियर?
चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ध्यान रखना देयर आर सम एग्जेम्पशंस फॉर ई इनवॉइसिंग, बराबर 5 करोड़ के ऊपर जो टर्नओवर होती है उसके कुछ एग्जेम्पशंस होती है। वन ऑफ देम इज एसईजेड यूनिट, नॉट एसईजेड डेवलपर। अब एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसके दो यूनिट्स है, एक नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में एक यूनिट है और एक एसईजेड में यूनिट है। इस एसईजेड यूनिट का जो भी टर्नओवर है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग वेदर ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट। इफ द आंसर कम्स आउट टू बी अफर्मेटिव कि ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, तो ये एसईजेड यूनिट को स्टिल कंप्लाई नहीं करना, तो एसईजेड का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में गिना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल और नॉट, लेकिन वो खुद कभी कंप्लाई नहीं करेगा। अगर आंसर ये आया तो उसका दूसरा वाला यूनिट कंप्लाई करेगा। एक और चीज, जो भी हमने एग्जेम्पशंस की लिस्ट पढ़ते हैं, एसईजेड यूनिट हो गया, मल्टीप्लेक्स वाले हो गए, व्हाटएवर गवर्नमेंट वाले हो गए, in that case those are exempt from e-invoicing with respect to all the supplies। तो जब मैं एग्जेम्पशन बताता हूं वहां पे भी we say that these people are exempt, फिर उनकी चाहे कोई भी सप्लाई हो, ऐसा नहीं है कि उनकी जैसे बैंक कवर्ड है तो सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, एवरीथिंग दैट दे गिव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनवॉइसिंग। ओके, और उनको वो अपना इनवॉइस के अंदर डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है कि हमारा टर्नओवर ऊपर है बट वी आर एग्जेम्प्ट। ओके, नाउ पे अटेंशन, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू द डायनेमिक क्यूआर कोड। अगर B2C सर्विस दी जा रही है टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज इन इंडिया एंड द फॉरेक्स पेमेंट इज हैपनिंग, तो उस केस में आप डायनेमिक क्यूआर ना दो तो भी चलेगा। क्या करोगे, देखिए वो आपका डायनेमिक क्यूआर कोड से स्कैन तो करने नहीं वाला है बिकॉज इज पर्सन आउटसाइड इंडिया पेइंग इन फॉरेक्स, तो उस केस में ना दो तो चलेगा। ये अभी रिसेंटली पूछा गया था आपके पेपर के अंदर। सर क्या मैं ई इनवॉइसिंग का अमेंडमेंट कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, आप कैंसिलेशन कर सकते हो, वो भी 24 आवर्स के अंदर, अनलेस in one case where your e-way bill is active or it has been verified, मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है। सिमिलर बात कि you cannot amend, you can cancel, it applies to the e-way bill as well। okay, सेल्फ इनवॉइसिंग, ये जो हम टैक्स इनवॉइस का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें दो कंसेप्ट्स आते हैं, सेल्फ इनवॉइसिंग और पेमेंट वाउचर। सेल्फ इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल इन केस द सप्लायर फ्रॉम हुम यू आर रिसीविंग सप्लाईज आर अंडर आरसीएम एंड दैट पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, तो वो कोई भी आपको इनवॉइस वगैरह इशू नहीं कर रहा है, तो फिर आप किसके बेसिस पे आईटीसी लोगे? क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 आपको बोलता है रेड विद रूल नंबर 36 की हाथ में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वहां पे कंसेप्ट आता है सेल्फ इनवॉइसिंग का, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर एफ। ठीक है, और पेमेंट वाउचर क्या होता है? जब भी आप आरसीएम का कोई भी सप्लाई रिसीव करते हो एंड आप चाहे रजिस्टर्ड से रिसीव करो या चाहे आप अनरजिस्टर्ड से रिसीव करो, इन बोथ ऑफ द केसेस दीज आरसीएम सप्लाईज व्हेन यू आर रिसीविंग द पेमेंट वाउचर will be issued to that particular supplier whenever you are making payment to him, and obviously you are going to pay the value of the supply, the GST will be paid to the government। ठीक है, तो ये मे बी ट्रू एंड फॉल्स वन मार्कर कहीं पे आ सकता है। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग, दो शब्द है जो आप बहुत गलत तरीके से यूज करते हो कभी कभार। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में जैसे एक टाइम लिमिट होती है विद रिस्पेक्ट टू अ क्रेडिट नोट, सो समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट दैट देयर इज अ टाइम लिमिट टू इशू अ क्रेडिट नोट। नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट टू इशू क्रेडिट नोट, देयर इज अ टाइम लिमिट टू डिक्लेयर अ क्रेडिट नोट इन योर रिटर्न। समझ में आया? इशू कभी भी करो, डिक्लेरेशन का टाइम लिमिट है, अगर वो डिक्लेरेशन का टाइम लिमिट पार हो जाए तो आप क्या इशू करोगे? कमर्शियल क्रेडिट नोट। इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी व्हेन मेनी स्टूडेंट्स आई हैड asked this in an MCQ in my Telegram channel, so students asked me what is the meaning of commercial credit note। गाइस, आपके मटेरियल का पार्ट है ये, ठीक है, तो मटेरियल में जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, बराबर। कमर्शियल क्रेडिट नोट होता है अ क्रेडिट नोट विदाउट द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी, तो मैं अपनी लायबिलिटी कम नहीं करूंगा, सामने वाला रेसिपेंट अपना आईटीसी कम नहीं करेगा, इस क्रेडिट नोट को बोलेंगे कमर्शियल क्रेडिट नोट। एमसीक्यू में 2 नंबर का ये सवाल आया था, इजी सवाल है लेकिन पता ही नहीं होगा तो आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स और ई-वे बिल। ई-वे बिल में जो आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू होती है वो आपका वैल्यू प्लस जीएसटी लेना है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड एग्जाम सप्लाई, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की बात करनी है। 2 केसेस के अंदर आपका ई-वे बिल मैंडेटरी होता है, चाहे 1 रुपया का कंसाइनमेंट वैल्यू क्यों ना हो। पहला, इंटरस्टेट ट्रांसफर by principal to job worker, and second, interstate transfer of handicraft goods by person who is exempt from registration linked with section number 23। ये हम वहां पे भी पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इन दोनों केसेस में कंसाइनमेंट वैल्यू चेक करने की जरूरत ना है। कॉन्सोलिडेटेड ई-वे बिल जिसमें EWB 02 जाता है वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है, और ई-वे बिल 02 फाइल करके जो आप कॉन्सोलिडेटेड ई-वे बिल बनाते हो उसकी खुद की वैलिडिटी नहीं होती, जो इंटरनल ई-वे बिल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है उसी की वैलिडिटी रहती है। दिस इज जस्ट फॉर अ कन्वीनियंस सेक, बराबर। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कई बच्चों को यहाँ पे क्वेरी आया था मुझे कैलकुलेशन चेक करने के लिए। देखो, ई-वे बिल का वैलिडिटी तो आप सही निकाल लेते हो, 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिपेंडिंग कौन सा मोड है, दैट इज फाइन, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। सुनो, अगर एक एग्जांपल 14 मार्च को रात को 12:04, मतलब ये 13 की रात है, ये 13 का नाइट है। 13 नाइट को अगर मोबाइल पे देखोगे
11:59 मतलब 23:59, तो 12 बजे क्या हो जाएगा 14 मार्च, तो मैं उसके 4 मिनट बाद की बात कर रहा हूं। टेक्निकली अब आपको क्या देखना है, 14 को ये जनरेट हुआ, एक दिन कब होगा 15 की रात, 14 का एक दिन सीधा सीधा बढ़ा दो, जस्ट इंक्रीज वन डे, इट विल बी 15 की रात, 15-16 की मिडनाइट, मतलब जब 15 की रात को 23:59 होगा और यहां पे 12 बज जाएंगे, तो दिस विल बी द एंड ऑफ फर्स्ट डे। आपको समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं 14 मार्च को ही रात को 23:58 और आई कैन से 11:58 पीएम को अगर ई वे बिल जनरेट कर रहा हूं, इसका भी फर्स्ट डे एक्सपायर होने वाला है सेम 12 मिडनाइट ऑफ 15-16। क्यों? क्योंकि सर इस 14 मार्च को जब आपने 2 मिनट रुक गए अगर आप, तो टेक्निकली 15 होने वाला है, तो एक दिन तो बदल ही गया ना। तो ऐसे वे में प्रैक्टिकली हमें ये दिमाग लगाना चाहिए, डाउट आता है ये प्रैक्टिकल समझने के लिए, तो प्रैक्टिकली दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स। इफ यू वेट फॉर 3 मिनट्स, दिस डेट विल बी 15 मार्च एंड देन फर्स्ट डे विल एंड ऑन 16 मिडनाइट जब 17th हो रहा होगा। आई होप नाउ यू आर एबल टू गेट इट। ई-वे बिल के कुछ एग्जाम्पशंस है जहां पे ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें इमिटेशन ज्वेलरी और डीओएल केक के केस में आपको ई-वे बिल रिक्वायर्ड अभी भी है। एक ये सवाल आता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्ड्स, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्ड्स। अब मैंने उसका सेक्शन नंबर 35 बहुत ही एक अच्छे कंसाइज मैनर में रिवीजन में कवर किया था, उसी का एक पॉइंट यहाँ पे रेफर कर रहा हूं क्योंकि पेपर में एक बार स्पेसिफिक आया था कि स्टॉक एंड टैक्स डिटेल्स किसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पोजिशन वाले को, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले का वैसे भी आईटीसी और जीएसटी से कोई वास्ता नहीं होता, ही जस्ट पेयर्स अ कॉम्पोजिशन लेवी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, तो दीज डू नॉट नीड टू बी मेंटेन। रिकॉर्ड्स कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, अनलेस यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन और सम प्रोसीडिंग, इन दैट केस दिस 72 मंथ्स और 1 ईयर व्हिचएवर इज लेटर, 1 ईयर फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल। ओके जी, चलो चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरहेड मेजर माइनर, माइनर माइनर, माइनर मेजर, मेजर माइनर, कोई भी अगर ट्रांसफर्स करना चाहते हो तो वो कैश लेजर में अलाउड है, क्रेडिट लेजर में नहीं, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। 86A में आपके आईटीसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है बाय द कमिश्नर, वो 1 ईयर तक ही लगाई जा सकती है। 86B जिसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन आती है कि आप टोटल 99% तक आईटीसी यूज कर सकते हो, 99% ऑफ लायबिलिटी पे करने के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो, 1% कैश में पे करना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल जिनका मंथ में 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई है। ये कभी कभार हम भूल जाते हैं कि सर टोटल देखना है या टैक्सेबल, टैक्सेबल चेक करना है, पेपर में एकदम से एमसीक्यू वगैरह में आया तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट, फीस, लेट फी, पेनल्टी, ये बाकी के जितनी भी चीजें हैं ना बेटा जी जो आप पे करोगे आउटपुट लायबिलिटी की, वो आपको कैश में पे करनी है। इनपुट टैक्स सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज करना है, बाकी जितना इंटरेस्ट फलाना होगा वो सब आपको कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट का प्लीज आईडीटी शॉर्ट देख लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मजे आ जाएंगे तुम्हें, सारी चीजें कवर्ड है उसके अंदर, मैं बहुत सारी अभी यहाँ पे नहीं कवर करा पा रहा ड्यू टू द मैनर ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, प्लीज देख लेना वो वाला। ओके, सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 3 में एक इंटरेस्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी पेनल्टी है ना, जो गलत काम है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड। सिर्फ रॉन्गली अवेल किया और उसको रिवर्स कर दिया तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता। अब सर ये निकालेंगे कैसे, ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि सर एट द एंड ऑफ द डे ई क्रेडिट लेजर तो एक ही है, इसी में मेरा सही वाला जा रहा है, इसी में गलत वाला जा रहा है। हाउ विल आई डिटरमिन व्हाट विल बी द ट्रिगर पॉइंट, व्हाट विल बी द ट्रिगर पॉइंट टू अप्लाई इंटरेस्ट ऑन रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। उस केस में अभी मैं उसके लॉजिक में नहीं जाऊंगा, आपको अभी के लिए सिर्फ ये लर्न कर लो। अगर तुमने बहुत बारी वो लॉजिक सुना है, कहीं से देखा है, नहीं समझ में आया तो अभी भी मत समझो, टाइम वेस्ट होएगा, आप सिर्फ इसको लर्न कर लो। इफ योर ई क्रेडिट लेजर बैलेंस फॉल्स बिलो द रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट एंड बाय व्हाटएवर डिफरेंशियल अमाउंट, ये जितना भी अमाउंट का डिफरेंस बनेगा उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम का, फ्रॉम द डे नेक्स्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन, from the day next of the utilization till the reversal date. utilization date होता है आपका due date of return और actual filing of return whichever is earlier. सिंपल। चलो एक सेक्शन 51 का नो, एक स्पेशल केस बता रहा हूं, नो टीडीएस का। अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में, ऐसा कब हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऐसा हो सकता है, समझे आप बात। तो उस केस में ये इंट्रा नेचर का बनेगा, और इंट्रा नेचर का अगर आपने टीडीएस काटा तो उसका क्रेडिट वो रेसिपिएंट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो दूसरे स्टेट का है, तो इस केस में बोला जाता है नो टीडीएस। लेकिन अगर ये टीसीएस का केस बने तो वहां पे ऐसा कहीं पे भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उस केस में उस पर्सन को, सप्लायर को महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वहां पे उसको टीसीएस का क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस के जो क्रेडिट्स होते हैं वो सामने वाले बंदे को क्लेम करके ई कैश लेजर में फॉल करवाने पड़ते हैं, ई क्रेडिट लेजर में नहीं। चैप्टर 12 टीसीएस में एक चीज ध्यान रखेंगे, टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी एक बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करती है, और वो बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए कि
द सप्लायर इज रिसीविंग पेमेंट थ्रू ईसीओ। अगर मॉडल ऐसा है कि बायर डायरेक्टली पे करने वाला है, बायर डायरेक्टली पे करने वाला है, तो वहां पे टीसीएस नहीं लगता जरा, ठीक है। अगेन अ वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन, बहुत इफेक्टिव कंपाइलेशन हमने वीडियो पे डाला है, इंटरलिंक प्लीज देख लेना, ठीक है ना। आपको लगेगा सर बीच बीच में बार बार क्यों बता रहे हो, अंदर से आ रहा है वो कि मेरे को पता है वहां पे मैंने क्या डिलीवर किया है आपके लिए, आप देख लो बस एक बार, ठीक है। टीसीएस का रेट भाई साहब अब 0.5% है, 1% नहीं है, तो इंट्रा हो जाएगा तो 0.25 लेना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस देखो 9.5 में 4 सर्विसेज कवर्ड है। 9.5 मतलब डीमिंग प्रोविजन लग जाता है कि सप्लायर इज नॉट द सप्लायर बट ईसीओ इज द सप्लायर। अगर 9.5 लग जाता है तो वहां पे टीसीएस अप्लाई नहीं करता। उसके अंदर पहली एंट्री है आपकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, इफ दैट इज बाय ओमनीबस, तो देखना सप्लायर कंपनी है या अदर देन कंपनी है। अगर कंपनी है तो वो 9.5 से उठा के बाहर फेंक देना, जैसी चीज 9.5 से बाहर जाती है वहां पे टीसीएस अप्लाई कर जाएगा। अगर अदर देन कंपनी है तो 9.5 में ही रहेगा, ओमनीबस की बात कर रहा हूं। अदर देन कंपनी है तो 9.5 में ही रहेगा, 9.5 में ही रहेगा, तो टीसीएस अप्लाई नहीं होएगा। एमसीक्यू में गलती मत करना। एक बेसिक रूल बता रहा हूं, टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी तभी आएगा जब सप्लायर रजिस्टर्ड हो, ओके। तो अनरजिस्टर्ड के केस में नो टीसीएस, ओके। सप्लायर ऑफ गुड्स इंट्रा के केस में उसको हमने ईसीओ अलाउ किया है, इंटर नहीं। इंट्रा के केस में हमने गुड सप्लायर को ईसीओ के द्वारा अलाउ किया है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वो एनरोलमेंट नंबर, इंट्रा, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, पैन वैलिडेट कराना पड़ता है। कॉम्पोजिशन सप्लायर को भी हमने गुड्स अलाउ कर दी है थ्रू ईसीओ, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली इट्स एन इंट्रा सेल, बिकॉज इंटर हो जाए तो 10 सबसेक्शन 2 और 10 सबसेक्शन 2A वहां पे ब्रीच हो जाएगा। तो वो कंडीशंस अगेन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। प्लस आई हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर आईडीटी शॉर्ट। रिटर्न्स के बारे में 2-3 बातें ध्यान रख लो। जीएसटीआर 1A अब एक नया आ चुका है, इसकी टाइमिंग फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है। जीएसटीआर 1 आप फाइल कर चुके हो लेकिन 3B फाइल नहीं किया है, उसके बीच में आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हो टू गिव सम एडिशनल डिटेल्स, टू अमेंड द डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 1। अगर ये टाइम छूट गया तो आप अमेंडमेंट टेबल के अंदर डाल देना। आईएफएफ का एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के पहले 2 महीनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, तीसरे महीने के लिए क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आपकी जीएसटीआर 1 चली जाएगी। So this sole purpose is to give ITC to your registered recipients। ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। इसमें लेट फाइलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आईएफएफ में लेट फाइल कर ही नहीं सकता कि सर वो बोल देंगे लेट फी पे करके फाइल करने को रेडी है, नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं होता है। और इसमें एक लिमिट भी होती है, आप 50 लाख तक की सप्लाई दिखा सकते हो एक मंथ में, तो आप डिसाइड करो कौन सी वाली सप्लाई आपको दिखानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी जो फाइनल रिटर्न होती है सेक्शन 45 के अंदर, यू रिमेंबर राइट, 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन, और जब आपको पता चला whichever is later, वो सब चीजें दैट इज टू बी फाइल्ड बाय ओनली दोज हु वर रिक्वायर्ड टू फाइल 3B। अगर आपको 3B नहीं फाइल करनी थी तो आपको फाइनल रिटर्न भी नहीं फाइल करनी जब आपका कैंसिलेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल आईएसडी हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, टीडीआर टीसीएस वाले, टीडीएस और टीसीएस वाले लोग हो गए, तो वो उन सबको यहाँ पे दे डू नॉट हैव टू फाइल एनी काइंड ऑफ फाइनल रिटर्न व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। ओएडआर भी यहाँ पे कवर्ड है। तो एक बार पेपर में आया था, काफी बच्चों ने गलतियां करी थी। जीएसटीआर 4 जो एनुअल स्टेटमेंट जाती है फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर, ये किसी जमाने में 30 अप्रैल तक फाइल करी जाती थी, आपके अटेम्प्ट से आपको ध्यान रखना है 30 जून तक फाइल करी जाएगी, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जब वन ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट वी स्टडी इज एसईजेड यूनिट डेवलपर, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें एक वर्ड लिखना मत भूलना, इट इज जीरो रेटेड ओनली इफ इट इज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ये वर्ड कभी कभार आप नहीं लिखते हो, दैट मे प्रूव टू बी अ मिस्टेक। चलो, अगर एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है एंड इट इज गिविंग सप्लाई टू इट्स रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फॉल कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे वन ऑफ द कंडीशन है, दे शुड नॉट बी मियरली एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्सप्लेनेशन। उसके साथ एक क्लैरिफिकेशन आया था, अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन का सीधा कंक्लूजन बता रहा हूं। ये जो रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट है, अगर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट करी गई है एज अ सेपरेट कंपनी अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री, तो उस केस में इन दोनों के आपको सप्लाई मानना है, ये उसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानी जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इट विल बी कंप्लाइड प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। तो आपको इनकॉर्पोरेशन चेक करना है, सेम अप्लाइज व्हेन दैट फॉरेन कंट्री इज कमिंग टू इंडिया एंड गेटिंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर कंपनीज एक्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट जीरो रेटेड नहीं होते भाई साहब। जीरो रेटेड 2 ही चीजें होती है, एक होता है आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट, एक होता है आपका एसईजेड डेवलपर वाला विच इज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 147 एडवांस ऑथराइजेशन में उसकी बात कर रहा हूं, तो वो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट इज नॉट जीरो रेटेड, लेकिन उसका टैक्स का रिफंड आपको दे देंगे, या तो सप्लायर या रेसिपिएंट को RFD 01 उसमें फाइल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आईटीसी नहीं लिया रेसिपिएंट ने। अब एक ही बात बताने जा रहा हूं मैं, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख नहीं पाया क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बात है, जो समझ जाएगा वो सही है, ठीक है, नहीं समझ पाए तो एक बार मेरा रिफंड्स का चैप्टर देखने की कोशिश कर लेना, हालांकि ठीक है टाइम नहीं मिले बट मैं समझा दूंगा ढंग से, सुन लो। रूल नंबर 96A आता है एक, ठीक है, वो आपको क्या बोलता है कि इफ यू हैव गॉन अंडर द ऑप्शन ऑफ बॉन्ड और एलयूटी,
यू विल कंप्लाई, यू आर बेसिकली गिविंग दैट बॉन्ड कि मैं अभी जीएसटी नहीं पे कर रहा, लेकिन अगर मैंने कुछ गलतियां करी, वो मैं गलतियां बता दूं आपको क्या है गुड्स और सर्विसेज के केस में, तो आई विल पे वॉट एवर द टैक्स आई हैव सेव्ड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, बराबर। अब वो गलतियां क्या है, गुड्स के केस में आपने इनवॉइस के 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव नॉट एक्सपोर्टेड द गुड्स, तो अगले 15 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर्विसेज के केस में विद इन 1 ईयर यू हैव नॉट रियलाइज द पेमेंट, बिकॉज सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर, तो सीधा पेमेंट कंडीशन हम लगा देते हैं, बराबर। तो अगर मैंने 1 साल में वो नहीं किया, इनवॉइस डेट के पेमेंट रियलाइज नहीं कराई इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स और आईएनआर वेरेवर परमिटेड, इट इज परमिटेड इन नेपाल और भूटान, Nepal and Bhutan. So in that case, within next 15 days, I will be paying that. 1 year और 3 months की टाइम एक्सटेंड भी करी जा सकती है, बट नॉर्मल मैंने आपको टाइम लिमिट बताई। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर गुड्स के केस में आपने कंडीशन क्या बोली कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ। सपोज मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या मुझे उन गुड्स की पेमेंट भी रियलाइज करानी है क्या? अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के डेफिनेशन में पेमेंट की कंडीशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है डाउट कि सर गुड्स के एक्सपोर्ट में तो पेमेंट कंडीशन लगाई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि लेट से मैंने इन गुड्स को एक्सपोर्ट किया लेकिन इसका पेमेंट ही रियलाइज नहीं कराया और मैंने पूरा बेनिफिट ले लिया, मैंने आईटीसी का रिफंड वगैरह ले लिया, तो सुनना उस केस में वहां पे आता है आपका रूल नंबर 96B। वो कहता है कि अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो आपने 96 से तो कंप्लाई करा लिया, लेकिन अगर उसका पेमेंट नहीं आया तब तक फेमा के टाइम लिमिट्स तक, तो विद इन 30 डेज जो भी आपने आईटीसी लिया है विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा। और सर बाद में मैंने रियलाइज करा लिया तो फिर आप दोबारा आईटीसी का रिफंड ले लो, लेकिन इंटरेस्ट का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आई होप आई वाज एबल टू कन्वे इट। चलो रिफंड चैप्टर पे आ जाओ। प्रोविजनल रिफंड वाली जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड वालों के लिए होती है। प्रोविजनल रिफंड क्या होता है, विद इन 7 डेज हम आपको फटाफट से 90% ऑफ आपका क्लेम रिफंड की तरह दे देंगे, बट ये एप्लीकेबल एक केस में नहीं है, अगर आप पिछले 5 साल में प्रोसिक्यूट हुए हो फॉर एनी केस विच इन्वॉल्व्स टैक्स इवेजन मोर देन 2.5 CR। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मैं एनालाइज करता हूं, जनरली आईसीए ने नहीं किया इतना किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रोसिक्यूशन ना कि कन्विक्शन, तो मैं मानूंगा इस चीज को कि आपका केस चला है, मतलब कहना कि शक पैदा हुआ है तो प्रोविजनल रिफंड रोक दो भी। सर बैलेंस 10% का क्या, बैलेंस 10% के लिए तो नॉर्मल प्रोसीजर विल फॉलो कि आपका प्रॉपर चेक हो जाएगा, 60 डेज में देंगे, नहीं दिया तो इंटरेस्ट देंगे, वो सब बातें। रूल 89.4 एंड रूल 89.5। अब एक चीज को ध्यान रखो, रूल 89.4 कब लगता है, जब आप बॉन्ड एलयूटी के अंदर जाते हो तो उसके अंदर आईटीसी पड़ा हुआ है, उसका क्या करें, रिफंड मिल जाएगा। अगर आप आईजीएसटी पे करते हो तो आप आईटीसी वैसे भी यूटिलाइज कर लोगे, रिफंड की बात आएगी नहीं। 4A और 4B ये स्पेसिफिक डीम्ड एक्सपोर्ट और उसके कुछ रिफंड्स की बात करते थे, तो 4A और 4B अब ओमिट हो चुके, इसको नहीं पढ़ना। जो भी रिफंड मिलेगा वो 89.4 या तो फिर 89.5 आपका विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ही मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू चेक 3 लिमिट्स फॉर एक्चुअल ग्रांट ऑफ रिफंड। कई कबार मैंने देखा है बच्चे ये वाला चेक नहीं लगाते। कौन सा वाला चेक, एक होता है आपका कैलकुलेटेड अमाउंट, ये मैं चेक उसकी बात कर रहा हूं कि एक तो आपने कैलकुलेशन किया अपने बुक्स में 89.4 का और 89.5 का कि आपका कितना रिफंड बनता है एज पर द कैलकुलेशंस, लेकिन एक्चुअल रिफंड कितने का मिलेगा उसमें 3 लिमिट्स लगानी पड़ती है एंड लोएस्ट ऑफ दैट इज अलाउड एज ए रिफंड। 2 और कौन से चेक करने, ई क्रेडिट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड और एक ई क्रेडिट का बैलेंस व्हेन यू एक्चुअली फाइल RFD 01, बिकॉज इट मेक्स सेंस राइट। RFD 01 हमने आपको 2 साल का टाइम लिमिट दिया है, आपकी कैलकुलेशन निकली 100 रुपीज की, 2 साल में आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, उस दिन क्रेडिट पे पड़ा हुआ है 40 रुपया, तो 100 रुपया थोड़ी ना देंगे, आपका 40 है तो 40 का रिफंड ले लो। ये अलग से सवाल आपको आके बताने नहीं वाला, ये आपको खुद लगाना है, ये आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दी होती है, तो इंश्योर दैट इफ गिवन अप्लाइड। अच्छा, रूल नंबर 89.5 विच वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसके लिए कुछ गुड्स नोटिफाइड है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि दिस इज नोटिफाइड फॉर 89.5 वेयर द रिफंड विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो वो आपको 89.5 में नहीं लेना। अगर वही वाला आइटम जो नोटिफाइड है फॉर नो रिफंड अंडर 89.5, अगर उस आइटम को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं तो 89.4 का रिफंड मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स अगर 18 है, आउटपुट टैक्स 18 है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। चलो, इफ एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इज एक्सपोर्टेड, मतलब एक चीज एग्जेम्प्ट थी लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको एग्जेम्प्ट मानूं या जीरो रेटेड, जीरो रेटेड का बेनिफिट लेना है, आईटीसी का रिफंड वगैरह सब कुछ मिलेगा, और आपके रूल नंबर 89.4 में जो हम लेते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये उसके अंदर भी आएगा, ओके। Net ITC, a very important component of formula that we use in 89.4 and 89.5. Very important difference. In 89.4 we will include input goods plus input services. Capital goods नहीं लेना. 89.5 में सिर्फ और सिर्फ input goods services भी नहीं लेने, और यहाँ पे obviously capital goods भी नहीं लेना. Minimum refund आपका every head में for the purpose of chapter 15 is ₹1000, but ये cash ledger में नहीं अप्लाई करता, क्योंकि cash ledger का पैसा मेरा खुद का जेब से गया है, तो ₹1 का भी रिफंड हो तो आपको मुझे देना पड़ेगा। क्या उसके लिए RFD 01 फाइल करना पड़ता है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट, जॉब वर्कर टू सप्लाई गुड्स
डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। एक सिंपल एग्जांपल लो, ये है प्रिंसिपल, ये है जॉब वर्कर, ये गुड्स इसके पास पड़े हुए थे, मैंने इसको बोला भाई डायरेक्टली सप्लाई करने, ये सप्लाई मेरी है, बस तेरे यहाँ से डायरेक्टली कर रहा हूं। तो ये सप्लाई किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी? ये इसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। बट ये करने के लिए, ऐसा सप्लाई करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि इसका प्लेस मेरे रजिस्ट्रेशन के अंदर एपीओबी की तरह डिक्लेयर होना चाहिए। अनलेस इन वन केस इफ ही इज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, तो जीएसटी की नजर ऑलरेडी उस पे है तो चल जाएगा, ये सब रिपोर्टिंग उसके अंदर हो जाती है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 17। चलो चैप्टर 16 तक डन है, चैप्टर 17 देखते हैं। असेसमेंट एंड ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 64, एक स्पेसिफिक बात लिखी है सेक्शन 64 के समरी असेसमेंट में, दैट विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु इज द टैक्सेबल पर्सन, देन पर्सन इन चार्ज, जिसके भी हाथ में गुड्स है हम उसको डीम टैक्सेबल पर्सन बना देंगे। सो इफ यू आर अनएबल टू असर्टेन द टैक्सेबल पर्सन, द पीआईसी, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द गुड शैल बी असेस्ड टू द टैक्स। ये ऑब्वियसली गुड्स के केस में अप्लाई करेगा, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज बिकॉज ऑफ द इंटेंजिबल नेचर, बट समटाइम्स यू मिस आउट इन राइटिंग यू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द लीगल प्रोविजंस, वहां पे आंसर गलत हो जाएगा। एक और सवाल पूछा जाता है दैट इन विच केसेस द विड्रॉल ऑफ द ऑर्डर इज पॉसिबल, तो उसमें आपको दो सेक्शन लिखने हैं, सेक्शन नंबर 62 एंड सेक्शन नंबर 64। 64 ये समरी असेसमेंट, 62 नॉन फाइलर्स का बेस्ट जजमेंट। चलो 65 और 66 ऑडिट के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट्स रिवाइज करा रहा हूं। सेक्शन 65 में टाइम लिमिट होता है 3 मंथ्स प्लस अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर, एंड 66 में थोड़ा जल्दी काम जल्दी कराना ना, स्पेशल सिचुएशन की वजह से कराते हैं, नेचर वगैरह पे हमें डाउट है, तो 90 डेज प्लस मैक्सिमम 90 डेज का एक एक्सटेंशन मिलेगा, और यहां पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर लर्न करना है। ओके चलो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, इसमें मैं एक ही बात अभी यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए लिमिट क्या लर्न करनी है। अब वो 4 स्पेसिफिक ऑफेंसेस को छोड़ दो, मोटा मोटा लर्न करो, जहां पे टैक्स इवेजन, रॉन्ग आईटीसी या रॉन्ग रिफंड आपने लिया है एक्सीडिंग 5 सीआर, 5 सीआर के ऊपर है तो इट इज नॉन बेलेबल। सो नॉन बेलेबल मतलब कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेंस आर टू सेपरेट इश्यूज। कॉग्निजेंस मतलब मैटर को अटेंशन में लेना, एंड कॉग्निजेबल मतलब ये नॉन बेलेबल, और बेलेबल मतलब नॉन कॉग्निजेबल, तो वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, दिस लिमिट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू एज वेल। डिमांड्स एंड रिकवरी के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑब्वियसली 73, 74, 75, 76 ये आपको अच्छे से करना है। रिकवरी के प्रोविजंस के हेडिंग करके चले जाना, जो 78 और 79 में अगर 3 महीने में पैसा नहीं आया तो 79 के डंडे लगते हैं, उसकी हेडिंग्स एटलीस्ट लर्न करके चले जाना, डिटेल में नहीं करोगे तो चल जाएगा इस टाइम। अब दो ऑफेंसेस जो होते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। सेल्फ असेस टैक्स मतलब क्या? जो मैं अपने जीएसटीआर 1 में डाल रहा हूं लेकिन मैं जीएसटीआर 3B में पेमेंट नहीं कर रहा। सर अगर मैंने 3B में ज्यादा डाला और मैंने जीएसटीआर 1 में उसको नहीं दिखाया, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है। तो आपने अगर जीएसटीआर 1 वाला अमाउंट 3B में नहीं पे किया और यू कलेक्टेड सम अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एन टैक्स एंड नाउ यू आर नॉट पेइंग दिस टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के नाम पे लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ये दोनों ऑफेंसेस में अगर आपने ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, देन देयर इज नो वेवर ऑफ पेनल्टी। सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 एक बार रीड करना। सेक्शन 73 में जो आपको 2 वेवर मिलते हैं कि आप शो कॉज नोटिस से पहले या विद इन 30 डेज पे करो और पेनल्टी को 0 कर दो, आप सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट पे करो, वो वेवर यहां पे नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया? चलो सेक्शन 76 विद डील्स विद टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, इस पर्टिकुलर केस में शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट, 10 साल बाद भी आपको नोटिस आ सकता है, लेकिन ऑर्डर उसके विद इन 1 ईयर आ जाएगा। 74 में आपकी पेनल्टी पक्का लगने वाली है। ठीक है, 3 चांसेस देते हैं, एक में आपको 15% पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट में 25% और थर्ड में 50% ऑफ दैट टैक्स, दैट इज द पेनल्टी दैट इज बीइंग लेविड। 0 कहीं पे भी नहीं है, बट 3 ही चांसेस है और तीनों में कुछ ना कुछ पेनल्टी लगने वाली है, डिपेंडिंग आप शो कॉज नोटिस से पहले, शो कॉज नोटिस के विद इन 30 डेज या फिर एडजुडिकेशन ऑर्डर के विद इन 30 डेज पे करो। तो 73 में दो मौके मिलते हैं आपको, एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद वाला मौका नहीं मिलता। व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन 73 द नॉन फ्रॉड केसेस, एंड उन दोनों में पेनल्टी 0 लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि नॉन फ्रॉड है। ओके, सेक्शन नंबर आपका 80 विच डील्स विद द मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आप टैक्स इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हो अप टू 24, बट दैट इज नॉट अलाउड फॉर सेल्फ असेस टैक्स। ठीक है, अगर आपने कोई सेल्फ असेस किया है टैक्स कि सर ये मेरा जीएसटीआर 1 में बनता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा यू नो आप उसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम बना दो, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, लेस देन 25,000 है अगर आपका अमाउंट जिसके लिए आप टैक्स इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मांग रहे हो, वहां पे भी इट विल नॉट बी अलाउड। तो ये एक बार देख लेना कि कहाँ का अलाउड है, कहाँ का अलाउड नहीं है। ये 2 मेन केसेस है, बाकी वो वाला भी है कि पिछले साल आपको मना किया है या रिकवरी के प्रोविजंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उन दोनों केसेस में भी आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती।
चलो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में आ जाओ. इफ यू कलेक्ट एनी टैक्स बट फेल टू पे इट टू द गवर्नमेंट और यू कलेक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ बट फेल टू पे इट टू द गवर्नमेंट, तो वो आपका एग्जैक्टली ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग द पेनल्टी कब बनता है? जब आप ये पेमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं करते हो. अगर सवाल में लिखा है दैट यू डिड नॉट पे टू द गवर्नमेंट, तो आपको एक असम्पशन डालना पड़ेगा कि आई एम अज्यूमिंग, और एक जनरल लाइन कि यू नो इफ दिस गोज बियॉन्ड 3 मंथ्स देन द ऑफेंस विल बी देयर एंड देन द पेनल प्रोविजंस विल अप्लाई. तो ये 3 मंथ्स वाली बात आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में भी टेस्ट करी जा सकती है. माइनर ब्रीच 2-3 बार पूछ चुके हैं, दिमाग में 5000 तो बिठा लिया है. लेस देन या मोर देन या इक्वल टू, क्या लेस देन 5000 इज अ माइनर ब्रीच जिसके लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती. अब यहाँ पे एक क्वेरी आता है, वो क्वेरी इसलिए आता है क्योंकि सर हमने सारा कुछ ढंग से पढ़ा नहीं है. यहाँ पे क्वेरी आता है सर ये 5000 सिर्फ सीजीएसटी का है या ऐसा ही एसजीएसटी का है? ये 5000 टोटल है. आईजीएसटी में एक सेक्शन 20 है, एक बार उसके नजर के सामने से ले जाना, मैं उसका एक छोटा सा नोट भी डालने वाला हूँ आपके लिए. सेक्शन 20 ने बहुत सारी चीजें सेम टू सेम सीजीएसटी वाली लगा रखी है. ठीक है, तो दिस इज योर टोटल अमाउंट. ऐसा नहीं है कि ये 5000 इधर और 5000 उधर और आईजीएसटी में अलग से कोई 10,000 आ रहा है. ओके, सो दिस इज योर टोटल अमाउंट ओनली. ओके, अरेस्ट इफ टैक्स इवेजन और रॉन्ग आईटीसी इज मोर देन 2 CR. अरेस्ट का जो सेक्शन 132 है अच्छे से करके जाना, इसका सुपर 40 वगैरह में भी मैंने पिक किया था क्वेश्चन. उसमें एक टेबल है, उसमें जो वो टैक्स इवेजन वगैरह के ऑफेंसेस है वो 2 CR से ज्यादा, या मतलब 2 CR लेकिन 5 CR से तक, और मोर देन 5 CR, ऐसे 2 लिमिट्स बनती है. तो मिनिमम आपका अमाउंट 2 CR वाला होना चाहिए, अनलेस आपका एक केस है वो रॉन्ग इनवॉइस. अगर आपने इनवॉइस में गलतियां करी तो उसमें 1 करोड़ के ऊपर वाले में भी आपको अरेस्ट हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनी सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, फिर आप उसके अंदर अमाउंट नहीं चेक करेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे. 2000 रुपए का अमाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप एक बार कन्विक्ट हो चुके हो और दोबारा 132 के अंदर कन्विक्ट हो जाते हो, तो उस केस में आपका अप टू 5 इयर्स का इंप्रिजनमेंट एंड फाइन पक्का लगना है. एंड और पे थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना, कैन बी टेस्टेड इन एमसीक्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो उस केस में अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बहुत लग जाता है. और सारी केसेस में आपका मिनिमम 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी है, अनलेस द कोर्ट रिकॉर्ड्स सम रीजन फॉर अदरवाइज. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो सेक्शन 138 के साथ हम पढ़ते हैं, वहां पे कमिश्नर के पास पावर है कंपाउंड करने की, असिस्टेंट जॉइंट वगैरह के पास नहीं है. और ये प्रोसिक्यूशन के बाद भी किया जा सकता है, ऑब्वियसली कन्विक्शन के बाद नहीं. वर्ड्स का प्ले है, प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन, ध्यान रखना है. प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, मैं अभी भी कंपाउंडिंग के लिए जा सकता हूं. उसका एक टेबल है, प्लीज वो टेबल करके जाना. चांसेस ऑफ बीइंग टेस्टेड इन द एग्जाम पिक्ड अप इन वन ऑफ द पेपर्स आल्सो व्हिच वी हैड डिस्कस्ड. अगर उसके अंदर आपका वो जो लिमिट्स है 40, 60%, 25%, वहां पे अगर कोई अमाउंट, कोई आपका ऑफेंस जो है वो 2 जगह फॉल करता है, तो कौन सा वाला लगाएंगे? सर हायर वाला लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो अपील्स एंड रिविजन्स पे आ जाओ. एपेलेट अथॉरिटी के पास ऑब्वियसली यू नो द प्री डिपॉजिट का टेबल सब करके जाते हैं. एक पॉइंट छूट जाता है उसमें. इफ यू आर गोइंग फॉर अपील टू एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट 129(3) ऑर्डर, 129 जो कन्फिस्केशन वगैरह हो रहा है व्हाइल इन मूवमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट और वो सब, तो उस केस में आपको 25% ऑफ पेनल्टी पे करनी पड़ती है. ये 25% वाली बात भी याद रखना. अगर मेरा कल को प्री डिपॉजिट का रिफंड आता है, तो उस केस में मेरे को रिफंड का जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. वो मुझे डेट ऑफ पेमेंट से मिलने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. और ऑब्वियसली अगर मैं कोई एडमिटेड लायबिलिटी है तो वो मुझे वापस नहीं मिलने वाली, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सर मतलब जब भी आप प्री डिपॉजिट जमा करते हो 10%, 20%, उसके अंदर वन पार्ट इज वॉट एवर एडमिटेड लायबिलिटी, राइट? एंड व्हेन आई से लायबिलिटी, वॉट एवर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, सो वॉट एवर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आई एडमिट प्लस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, नॉट द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये सब मैं इकट्ठा करके जमा करा देता हूं. कल को केस जीता तो मुझे वापस क्या मिलने वाला है? मुझे वो डिस्प्यूटेड टैक्स का जो परसेंटेज पे किया वो वापस मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट. ये किसने बोला है? ये सेक्शन नंबर 115 ने बोला है. ये सेक्शन नंबर 115 ने बोला है. ठीक है, सेल्फ एडमिटेड के ऊपर मत लगाना, वो गलती हो जाती है. अच्छा सर, एक चीज तो हम कभी लर्न नहीं करते, एपेलेट अथॉरिटी कौन होगी और रिविजनरी अथॉरिटी कौन होगी. प्लीज करनी है आपको, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, साथ साथ लर्न करो, पेपर में पूछा गया था. If the order against which you are appealing was passed by additional or joint commissioner, AA will be commissioner appeals, and if the order was by deputy or assistant commissioner or superintendent, then not below the rank of JC appeals, joint commissioner appeals. ये आपको रट्टा मारना है, इसमें कुछ नहीं समझना आपने. ठीक है, डायरेक्टली आया था ये, वन ऑफ द पार्ट्स इन आई थिंक 4 मार्कर ऐसा आया था. ओके, आरए कौन होएगा? दैट इज रिविजनरी अथॉरिटी, जो 108 में पढ़ते हैं. ऑर्डर अगर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने भेजा है तो उस जिसका ऑर्डर रिवाइज किया जा रहा है बेसिकली, देन द आरए विल बी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर. एंड इफ द ऑर्डर पास्ड विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज ऑफ डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट, देन एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर. ये आपको लर्न करके जाना है. एक बात,
108 के अंदर हम एक वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब जो रिविजनरी अथॉरिटी है वो रिकॉर्ड के बेसिस पे ऑर्डर को चेंज करती है। अब वो रिकॉर्ड के ऊपर एक सवाल उठता है कि सर ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है क्या जब इस ऑर्डर ओरिजिनल पास हुआ होगा उस टाइम अवेलेबल था, और दिस रिकॉर्ड विल कॉन्स्टिट्यूट एनी मटेरियल अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय आरए, इट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आरए। इसके ऊपर एक सवाल आ सकता है। फेटर्स टू रिवीजन ऑफ आरए अच्छे से करके जाना है। सर फेटर्स का मतलब ही नहीं पता, अरे फेटर्स मतलब रिस्ट्रिक्शन कि आप कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते। उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स इज नॉट एक्सपायर्ड, मतलब जिस ऑर्डर को आरए रिवाइज करना चाहता है उसके लिए अभी 6 महीने पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में द पर्सन टैक्स पेयर कैन गो टू द एपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107। और सेकंड है इसका कि 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब 3 साल से पुराना बासी ऑर्डर है, आप उसको क्यों उठा रहे हो, अब तो बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जैसे लिमिटेशन एक्ट होता है 3 साल का जनरल लॉ में, ये वैसा ही उसको काइंड ऑफ वैसा ही टाइम लिमिट ये भी आपको दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो, जैसे आप एक ऑर्डर को एक ही बार रिवाइज कर सकते हो प्लस रिविजनरी ऑर्डर को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, तो दैट यू हैव टू नो। देन अनदर थिंग इज दैट अपील अगर फाइल हो रखी है तो भी आप रिवाइज नहीं कर सकते, बट क्या रिवाइज नहीं कर सकते, द मैटर्स व्हिच हैव बीन पिक्ड अप एंड उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर आया है बाय द हायर अथॉरिटी, दिस इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन कांसेप्ट। सम दिस इज अ टर्म दैट यू माइट हैव यूज्ड इन द इनकम टैक्स, तो वैसा ही यहां पे भी कंफर्म किया है कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर के अंदर 5 आइटम्स है, कोई 5 इश्यूज है 1 2 3 4 5, उसमें से 3 आइटम्स लेट्स से रेज करे गए हैं एंड डिसाइड करे गए बाय अपील, कई अपील में जा चुके हैं एपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट। तो आरए को क्या बोला गया है, आरए को यह बोला गया है कि भाई साहब आप इन तीनों के ऊपर कुछ भी रूलिंग नहीं दे सकते, आप इन दोनों के ऊपर रूलिंग दे सकते हो, लेकिन कब, जब ऑर्डर आ जाएगा, जब वो अपील वाला ऑर्डर आ जाएगा, तो वो अब इस केस में आरए आपसे पूछेगा कि सर लेकिन तब तक मेरा 3 साल का पीरियड ही खत्म हो गया, तो इसीलिए एक स्पेशल टाइम लिमिट दे रहे हैं। नाउ सी, RA can pass an order on point not raised and decided. If it is raised and decided, anyways your power is blocked. But not raised and decided, you have the time limit. You have the time limit. You can revise before later off. Before later off, the original 3 months, original 3 years from the order, or 1 year from the date of order in appeal. तो वो जब डिस्पोज हो जाएगा उसके आगे में हम आपको 1 साल दे देंगे, और अगर ओरिजिनल 3 years उसके आगे जा रहा है तो वो दे देंगे। तो विच एवर इज लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूनल के अंदर अगर आपका एक सिंगल मेंबर बेंच के द्वारा ऑर्डर आने वाला है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि सिंगल मेंबर बेंच कब बैठ सकता है, अदरवाइज इट रिक्वायर्स 2 मेंबर्स। अमाउंट इन्वॉल्व इज अप टू 50 लाख, अप टू, एग्जैक्ट 50 लाख पे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान रख लेना उसमें भी सिंगल मेंबर हो सकता है। सेकंड, इट शुड इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब सम लीगल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कुछ हुआ नहीं हुआ, फाइल क्या नहीं किया, प्रोसीजर, वो उसके ऊपर आ जाता है, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एब्सोल्युटली यस। व्हाई? बिकॉज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ होना मैंडेटरी है। हाई कोर्ट के पास हम कब जाते हैं? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल प्लस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर अगर प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल है तो उसके अगेंस्ट आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, या फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाना है तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, लेकिन हाई कोर्ट को सर्टिफाई कराना पड़ेगा, या तो खुद करेगा या तो आप मांग लो कि दिस इज फिट टू बी गो एंड फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑब्वियसली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सेक्शन नंबर 120 अगर आपने नहीं किया है, आपको लगता है इतना मुश्किल, मतलब इतना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 120 कर लेना, 10-15 मिनट लगेंगे, सवाल आ सकता है। डिपार्टमेंटल अपील की कुछ मॉनिटरी लिमिट्स है कि अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा, टोटल अमाउंट जितना भी इन्वॉल्व है, अगर वो इस लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहा तो डिपार्टमेंट उस केस में अपील फाइल नहीं कर सकता। लेकिन उसी इशू के अंदर कोई और असेसी, जैसे कोई और टैक्स पेयर इन्वॉल्व है बट अमाउंट ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट जा सकता है। तो बेसिकली अ टैक्स पेयर कैन नॉट से दैट you accepted that view. No, the department did not file an appeal because of the restrictions of the amount. That does not mean it has accepted the view taken. Okay? तो क्या लिमिट्स है वो? ट्रिब्यूनल के पास 20 लाख, हाई कोर्ट के पास 1 CR एंड सुप्रीम कोर्ट के पास 2 CR, क्योंकि डिपार्टमेंट का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत लोगों से डील करना है, तो छोटे मोटे मैटर्स में मत जाओ। नाउ पे अटेंशन, एक इसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व जो हम ये देखते हैं, इस अमाउंट इन्वॉल्व में होता क्या क्या है, उसका एक टेबल है। उस टेबल में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इफ टैक्स इज इन्वॉल्व विद और विदाउट पेनल्टी इंटरेस्ट, तो पेनल्टी इंटरेस्ट है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, टैक्स है ना तो मैं सिर्फ टैक्स का अमाउंट ही कंसीडर करूंगा। इसका लॉजिक क्या है कि कल को अगर टैक्स ही खत्म हो गया तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी तो खत्म हो जाएगा ना, तो हम सिर्फ टैक्स पे ही नजर देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर में सिर्फ पेनल्टी है तो पेनल्टी देख लो, सिर्फ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट देख लो, तो ऐसे करके आपको अमाउंट इन्वॉल्व देखना है। लेकिन कुछ केसेस है, जैसे अगर अल्ट्रा वायरस, कुछ प्रोविजंस को किसी ऑर्डर में अल्ट्रा वायरस बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, या किसी रूल को विद जीएसटी एक्ट से, या कोई ऑर्डर्स को ऐसा अल्ट्रा वायरस बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट
इन 4 चीजों में आपके पास, डिपार्टमेंट के पास एक पावर है कि वो इन लिमिट्स को इग्नोर करके इट कैन गो एंड फाइल एन अपील। तो ये 4 मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करवा रहा हूँ। अल्ट्रा वायरस वगैरह वाले भी मैंने आपको अलग से बता दिए। ECRV आपको लर्न करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन, रिफंड और वैल्यूएशन। तो पेपर में आएगा, इसको छोड़ के अगर कोई इशू है तो उस केस में आपको लिमिट चेक करनी है, और अगर ये चारों है तो आप ये लिमिट चेक ही मत करो, आप सीधा जाओ, डिपार्टमेंट सीधा जाके अपील फाइल कर सकता है, बराबर। एडवांस रूलिंग के लिए कुछ बातें देख लो। एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है, यू कैन बी डिजायरस टू बी रजिस्टर्ड, इट इज एब्सोल्युटली ओके। एडवांस रूलिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इशू पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जितने भी अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग होती है दे आर स्टेट बेस्ड, नॉट सेंटर बेस्ड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो फिर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना, कि आप किस स्टेट से बात करोगे फिर, क्योंकि वो तो बायस्ड आंसर देंगी। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए? जॉइंट कमिश्नर की। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस में से 2 बातें ध्यान रखनी है, रूल्स की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, रेगुलेशंस की पावर CBIC के पास होती है। 171 एंटी प्रॉफिटेरिंग में एक अथॉरिटी का वर्ड यूज किया जाता है, दैट इंक्लूड्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट इट नाउ आल्सो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स ऑफ ITC एंड GST। समझ में आया? Okay, one more point is newly inserted 1st April 2025 is the sunset clause। इसके बाद रिटर्न कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंटी प्रॉफिटेरिंग नहीं आ सकती, ये एक आपको डेट याद रखनी है। कस्टम्स की कुछ बातें देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 लेवी एंड एग्जेम्पशन, इसमें आपको एक सेक्शन नंबर 20 याद होगा। सेक्शन नंबर 20 में अंदर ये बोला जाता है कि अगर गुड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल इंपोर्ट करते हुए पे द ड्यूटी, कल को अगर मैंने गुड्स को लेट से रिपेयर के लिए भेजा और दोबारा इंपोर्ट किया तो इसको भी मैं नॉर्मल इंपोर्ट ही मानूंगा, बट वी विल गिव यू सर्टेन कंसेशंस। इसमें 2 कंसेशन की टेबल है। बाय द वे कंसेशन नंबर 2 की टेबल में एक 7 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसे लिमिट्स दे रखी है। उसके साथ साथ एक थर्ड आइटम भी ऐड हुआ है। मैं जस्ट आपको एक रेकमेंड कर रहा हूं, ये कंसेशन नंबर 2 जो है इसको प्लीज एक बार रीड कर लेना। इसमें छोटा सा चेंज है, शायद आपसे छूट गया हो, सो एंश्योर यू आर डूइंग दैट। थर्ड एक आइटम ऐड हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स के लिए, सो जस्ट कंसेशन 2 एक बार देख लेना। मैं यहाँ पे क्या पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा टेस्टेबल एग्जाम में। कंसेशन नंबर 1 में एक पर्टिकुलर लिस्ट है, एक पर्टिकुलर आइटम है जिसमें बोला गया है कि अगर मैंने लेट से गुड्स इंडिया में मंगवाए, ये मैंने गुड्स इंडिया में मंगवाया, आई पेड द ड्यूटी ऑन इट, कल को मैंने इसमें कुछ खराबी आ गई तो मैंने रिपेयर करने के लिए बाहर भेजा और उसके बाद वापस बुला लिया, तो उस केस में मुझे ड्यूटी क्या दोबारा इस पे पे करनी है? नो। बट जितना भी आपका रिपेयर का कॉस्ट है, जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस का कॉस्ट है, उन सब के ऊपर, और जितना भी मटेरियल का कॉस्ट है, उन सबकी फेयर वैल्यू के ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी है। हो सकता है एक्चुअल में आई एम नॉट पेइंग टू दैट पर्सन बिकॉज इट इज अंडर वारंटी, बट जो भी इसकी फेयर वैल्यू बन रही होगी, चाहे वो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो इंश्योरेंस रेट, बोथ वेज वो आना जाना, उसके ऊपर यू हैव टू पे द ड्यूटी, you have to pay the duty, okay। periods covered with respect to section 13, 22 और 23, इसमें से मुझे लगता है सवाल आ ही सकता है और हमेशा गलतियां होती है इसके अंदर, तो एक बार सुन लो अच्छे से भाई साहब। सेक्शन नंबर 13 बात करता है पिलफरेज की। वो कौन से पीरियड, मतलब किस पीरियड के रिस्पेक्ट में, कौन से गुड्स के लिए ये सेक्शन 13 लगता है? उन गुड्स के लिए वंस इट इज अनलोडेड, सो आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर पीओ गिव्स एन ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयरहाउस। तो अगर मैं बोलूं कि सेक्शन 13 में क्या वेयरहाउस गुड्स को कवर करा गया है? आंसर इज नो, वेयरहाउस गुड्स को कवर नहीं करा गया। सर सेक्शन 23 जो बात करता है लॉस्ट की, डिस्ट्रॉयड की या अबेंडन की, तो उसमें क्या है? 23 का जो लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड है वो वेयरहाउस गुड्स को भी कवर करता है। तो दिस इज फॉर एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। व्हेन आई से बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स द वेयरहाउस गुड्स आल्सो, बिकॉज उसका भी होम कंजम्पशन करवाना बाकी है, ठीक है। तो एक वाइटल डिफरेंस बनता है व्हेन आई कंपेयर 13 एंड 23। लेकिन 23 का जो अबेंडनमेंट है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मैं रिलिंक्विश कर देता हूं, तो दैट नीड्स टू हैपन बिफोर द पीओज ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयरहाउस। वेयरहाउस गुड्स का मैं अबेंडनमेंट नहीं कर पाऊंगा। फिर आता है आपका एक सेक्शन नंबर 22, उसके अंदर हमारा एक वर्ड यूज करा गया है डिटोरिएटेड। देखो डैमेज, लॉस्ट, अबेंडन, डिटोरिएटेड, ये वर्ड्स आपको थोड़े से ध्यान से देखने बिकॉज सेक्शन बदल रहा है। 22 के अंदर एक डिटोरिएटेड वर्ड यूज करा गया है, वो सिर्फ फर्स्ट क्लॉज में है, जिसमें भी कवर बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। एक बार अनलोडिंग हो गई तो वहां पे डैमेज कवर्ड है, लेकिन वर्ड डिटोरिएटेड कवर्ड नहीं है। सो ओनली बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग डिटोरिएशन के ऊपर आपको अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में 2-3 बातें अच्छे से देख लो। जो सेफगार्ड ड्यूटी होती है वो प्रोविजनल बेसिस पे मैक्स टू मैक्स 200 डेज के लिए लगाई जा सकती है। अगर आप डेवलपिंग कंट्री से कोई सामान मंगवा रहे हो एंड इफ दैट total imports का that amount is not, that quantity is not exceeding 3%, no safeguard duty, and if more than one country से मंगवा रहे हो तो individually up to 3 and total should not exceed 9। ठीक है,
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडाइज्ड एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट 90 डेज तक के लिए आप लेके जा सकते हो, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराना। तो आज नोटिफिकेशन आया, मैं पुराने 90 डेज के इंपोर्ट्स को भी टैक्स कर रहा हूँ इन दिस फॉर्म, सीवीडी सब्सिडाइज्ड ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो वो 90 डेज का टाइम लिमिट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आजकल इन्होंने एक नया पूछना स्टार्ट किया है, 2 बार आ चुका है, एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालो। निकालो मतलब क्या, कुछ नहीं करना है आपको, कितना इंजरी हुआ और कितना डंपिंग हुआ उसका लोअर। सर डंपिंग मतलब वहां का नॉर्मल वैल्यू क्या था और उन्होंने एक्सपोर्ट कितने में किया। 100 रुपए का नॉर्मल वैल्यू है, अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो 80 में तो तुमने 20 की डंपिंग करनी है। यस, उन्होंने 20 की डंपिंग करी। इंजरी मतलब चोट कितनी पहुंची। एनआईपी इज द नॉन इंजोरस प्राइस, दिस इज अ वेरी, मतलब ये तो चैप्टर में यूज करते हैं इसलिए मैंने यहां यूज किया है। तो एनआईपी मतलब अगर बिना नुकसान मेरी प्राइस थी 50 और लैंडेड वैल्यू है 40, तो आपको तो इंजरी 10 की हो रही है ना, तो यू कैन नॉट चार्ज 20, लोअर 10 आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई चार्जिंग एंड इंपोजिंग दिस काइंड ऑफ अ ड्यूटी। बराबर। वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, 4 नंबर का तो सवाल आना ही आना है। कुछ बातें जहां पे गलतियां होती है सुन लो। बीसीडी का जो रेट आपको लेना है व्हेन यू गो फॉर होम कंजम्पशन डायरेक्टली, नॉट वेयर हाउसिंग, यू हैव टू टेक लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल और एंट्री इनवर्ड्स। अराइवल और एंट्री इनवर्ड्स एक ही बात है, मतलब एंट्री इनवर्ड आपका वेसल के केस में लगता है और व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में अराइवल। तो हमें ये थोड़ा सा फील फैक्टर हम लर्न करेंगे कि ये हमें ताजी चाहिए, ये हमें ताजी ताजी चाहिए। तो बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विचर इज लेटर। वेयर हाउसिंग करा रखिए, बाद में होम कंजम्पशन करा रहे हो, तो ये वाला कब का लेना है आपको, व्हेन द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। तो ये हमें ताजी ताजी लेनी है। जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ग्रीन वाली फाइल करोगे, दैट डेज यू विल पिक द बीसीडी का रेट। ठीक है, ओके। रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको इजी है। रेट ऑफ एक्सचेंज आपको पहले तो बात ध्यान रखनी है, सीबीआईसी का उठाना है। आपको 2-3 रेट दिए होंगे एक्सचेंज के, एक आरबीआई का दिया होगा, एक ऑल इंडिया डीलर्स का कोई दिया होगा, वो सब इग्नोर कर देना, आप सीबीआईसी का लेना और हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही लेना है। जिस भी दिन बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल होती है, चाहे ये आपकी यू आर पुटिंग द गुड्स इन वेयर हाउस, चलेगा, यू जस्ट सी आपका बिल ऑफ एंट्री किस दिन फाइल हो रहा है, अराइवल बाद में हुआ क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो। बाइंग कमीशन हमेशा एक्सक्लूड करना। व्हाट इज दिस बाइंग कमीशन, मतलब ये जो मैं इंपोर्टर हूं ना, मैं बाय कर रहा हूं, ओके, उसके लिए जो मेरा आई वुड बी पेइंग समथिंग मेरे बीच में कोई एजेंट को, दैट इज टू बी एक्सक्लूडेड। तो कभी भी आपको नहीं लेना, देखते इसको शूट एट साइड कर देना। जनरली जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर का कमीशन होता है, वो इंडिया में आईएनआर में जा रहा होता है, वो बाइंग कमीशन नहीं होता है। बराबर। पेमेंट फॉर राइट टू डिस्ट्रीब्यूट और रीसेल इंपोर्टेड गुड्स, इसमें एक ही चीज चेक करनी है कि कंडीशन फॉर सेल है या नहीं है। ओके, इफ इट इज अ कंडीशन ऑफ सेल मतलब इट इज लिंक्ड टू माय इंपोर्टेड गुड्स, उस केस में ऐड करना, नहीं है तो ऐड मत करना। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन, फटाफट से देख लेना पेपर में क्वेश्चन में कि ये आपने इंडिया में किया या बाहर किया। इंडिया में किया तो उस पर ऑलरेडी जीएसटी वगैरह लगा होगा, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। बाहर किया होगा तो यस, उसके ऊपर आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी, वही वाली कंडीशन, कंडीशन फॉर सेल है या नहीं है, ऐड करो अगर कंडीशन फॉर सेल है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट का केस है तो 20% का लिमिट चेक करना मत भूलना, दैट अप्लाइज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी एट इंपोर्ट प्लेस। जनरली बच्चा ये समझ के जाता है कि सर 20% मतलब सिर्फ फ्रेट के लिए है, फ्रेट मतलब जो एयर फ्रेट है, नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दिस ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एट दैट लोकल प्लेस। इसके ऊपर अब एक सवाल है, वो सवाल मैं अभी तो नहीं उठा सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच दे गिव यू द लोकल फ्रेट, दे गिव यू द लोडिंग चार्जेस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एफओबी, और उस एफओबी के ऊपर हम 20% लगा के उन दोनों आइटम्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपने सवाल अच्छे से किए हैं, मटेरियल में भी है, मेरे सुपर 40 में भी है, और उन दोनों को डिस्कार्ड करना क्यों करते हैं वो इसका यहाँ पे लॉजिक है, वो सवाल आपको करना पड़ेगा, मैं अभी इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। ठीक है, तो प्लीज कर लेना, रिक्वेस्ट है। रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स में अगर एक से ज्यादा अवेलेबल है तो आपको लोएस्ट वाला लेना है, और रूल 7 जो डिडक्टिव वैल्यू का लेता है, दैट वी अप्लाई फॉर द सीवीआर रूल्स। अगर आपके पास मोर देन वन, मतलब बहुत अलग अलग आइटम्स सेल किए जा रहे हैं अलग अलग क्वांटिटी में, देन यू हैव टू सी द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी टू अनरिलेटेड बायर्स। मतलब लेट्स से 50 यूनिट सेल करे 40 रुपए में, 60 यूनिट सेल करे हमने लेट्स से 30 रुपीज में, और 15 यूनिट सेल करे हमने 25 रुपीज में। कभी कभार पेपर में गलती से हम ये उठा लेते हैं, ये नहीं, ये आपको क्वांटिटी चेक करनी है। तो ये 60 इज माय आंसर, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर रूल 7, 30 विल बी द प्राइस। ओके, वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में सम ऑफ द सिली मिस्टेक्स दैट हैपन, पे अटेंशन। शिप डीमरेज आपको वैल्यूएशन में इंक्लूड करना है। आपका फोकस क्या है, देखो मैं छोटा सा फिगर आपको समझा देता हूं। ये आपका लेट्स से पोर्ट है यूएस का, और ये आपका पोर्ट है इंडिया का। ये सीआईएफ वैल्यू है, मुझे यहां तक जितने भी वॉट एवर माई कॉस्ट आर इनकर्ड टिल दिस पॉइंट आई हैव टू ऐड। ठीक है, तो ये शिप है, ये यहां पे आएगी, तो यहां तक मुझे सब कुछ ऐड करना है। शिप डीमरेज यहीं पे लग रहा होगा तो वो आपको ऐड करना है।
डीमरेज चार्जेस फॉर डिले इन गुड्स क्लियरेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, वो यहां पे लग रहा होगा, वो आपको ऐड नहीं करना, एक्सक्लूड। लाइटरेज चार्ज, छोटी छोटी बोट है वो यहां जाएगी, वापस सामान ले आएगी, ऐड करना है। ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, यहां सामान आया, यहां से दूसरे शिप में बेच के हमने कहीं और भेज दिया, किसी और शिप में डाल के हमने कहीं और भेज दिया, तो ये तो इंडिया में इनकर हो रहा है ना। एक बार यहां पे आ गया, इसके बाद का कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये जो हमने शिप डीमरेज इंक्लूड किया और लाइटरेज चार्ज इंक्लूड किया, इसके ऊपर आपका कभी भी इंश्योरेंस का 1.125% नहीं आएगा। सर इंश्योरेंस का 1.125% कब लेना होता है, व्हेन द एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल। आप 1.125% किस पे लगाते हो, एडजस्टेड एफओबी पे लगाते हो। एडजस्टेड एफओबी मतलब यहां पे होती है, ठीक है, यहां पे होती है, और लाइटरेज चार्ज यहां इनकर हो रहा है, शिप डीमरेज चार्ज यहां इनकर हो रहा है, बराबर। तो वो जो 1.125% हमें इस पे लगाना है, इस पे नहीं लगाओगे आप। तो जब आपका आंसर बनेगा ना, आंसर जब बनेगा आपका ऐसे बनेगा, एडजस्टेड एफओबी आएगी, ओके, आप यहाँ पे फ्रेट ऐड करोगे और आप यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड करोगे, तो ये 1.125% आप इस पे लगा देना। उसके बाद आप अलग से ऐड करना शिप डीमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्ज। समझ में आया? कई बच्चे इसको पहले ऐड कर देंगे और उसके ऊपर 1.125% लगा देंगे, गया तुम्हारा आंसर तेल में, ठीक है, पानी में, सॉरी, ठीक है। चलो आओ, materials and components if given by buyer free of cost to the supplier then obviously you have to include it, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री देने की वजह से कॉस्ट कम हो गई है, तो वो ऐड बैक कर रहे हैं हम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में SWS 10% हमेशा ऐड करना, दिस 10% इज अप्लाइड ऑन BCD। समटाइम्स क्वेश्चन विल नॉट टेल यू बट यू हैव टू ऐड। इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल्स के केस में, अब ये क्या है, ये प्रोसीजर बहुत बच्चे नहीं करके जाते क्योंकि लंबा चैप्टर है, कुछ बातें तो सुन लो एटलीस्ट। जब सामान आता है तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक होता है आईजीएम दैट यू कॉल एज इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और एक होता है इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल्स के केस में बनता है, आईजीएम वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में बनता है। आईजीएम आपको प्रायर टू अराइवल देना पड़ता है, बट लैंड रूट में थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि पोर्ट एयरपोर्ट की जगह जगह नहीं मिलेगी, लैंड है मिली जाएगी, तो यहाँ पे आपको विद इन 12 आवर्स जो है आपको देना पड़ता है। प्रोविजनल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कस्टम, सेक्शन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका अमाउंट कम पड़ गया फाइनल असेसमेंट के टाइम, then whatever amount you will pay with interest, and the interest का meter will start from the first day of the provisional assessment, ओके। एंड कल को अगर आपका पैसा का रिफंड बना, तो क्या रिफंड के केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा, अगर आपको 3 months ऑफ द फाइनल असेसमेंट जो है वो पैसा, मतलब इंटरेस्ट का मीटर उस केस में कब स्टार्ट होगा? 3 months ऑफ द फाइनल असेसमेंट। तो ये 3 months आपको जो गिनने इंटरेस्ट के केस में, वो कब से गिनने हैं? वो इस केस में आपको फाइनल असेसमेंट से गिनना है। इफ द रिफंड इज कमिंग फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो ऑर्डर के डेट से गिनने हैं, अगेन कवर्ड इन माय आईडीटी शॉर्ट। रेट ऑफ ड्यूटी बैगेज वो है 38.5%, तो अगेन एसडब्ल्यूएस का सरचार्ज इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एनेक्जर 1, एक ये गलती मैंने देखी है, आपकी एक एनेक्जर 1 की लिस्ट है, उसमें फॉर एग्जांपल सिगार मोर देन 25, अल्कोहल मोर देन 2 लीटर, सिगरेट मोर देन 100, तो वो जब अप टू 100 है ना, मतलब अप टू 100, अप टू 25, अप टू 2 लीटर, वो सब आपको अलाउड है बैगेज के लिए। मोर देन जब जाता है तो वो एनेक्जर 1 में जाके एक्सक्लूड हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो एनेक्जर 1 कवर्स एक्सीडिंग द लिमिट अमाउंट, जिस पे 100% ऑफ द बैगेज रेट लग जाता है। लेकिन अगर अप टू लिमिट है, लेट्स से अगर 25 सिगार से, लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर आपके सिगार से आपने 30 मंगवा ली है, ठीक है, तो आप इसमें से 25 बैगेज वाले में इंक्लूड कर लेना, और वहां पे जो आप जनरल अलाउंस देते हो वो उसके अंदर आप माइनस कर देना। लेकिन जो बैलेंस 5 है उसके लिए आपको वो 100% का जो एक नोट हम डालते हैं बैगेज के सॉल्यूशन में, सो दैट विल अप्लाई, ठीक है ना। तो गलती मत करना, एनेक्जर 1 में मोर देन लिमिट्स फॉल करती है, ओके। इन्फेंट का एक बड़ा ही सिंपल सवाल आता है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। इन्फेंट में सबने रट रखा है कि सर यूज पर्सनल इफेक्ट्स को हम पूरा अलाउ कर देंगे, ड्यूटी फ्री अलाउ कर देंगे, उसमें कुछ हम एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन बेटा जी वो तब ना जब इन्फेंट ट्रैवल कर रहा हो। एक सवाल आया था कि एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, इन्फेंट के कपड़े हैं उसके पास, लेकिन इन्फेंट तो है ही नहीं, बच्चा नहीं ट्रैवल कर रहा, तो उस केस में आपको ये जो इन्फेंट का ड्यूटी जो भी यूज इफेक्ट्स है, यूज पर्सनल इफेक्ट्स, उसके ऊपर देयर विल बी नो एग्जेम्पशन, ओके। वो फिर लिमिट में चला जाएगा, उस पर आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। एंड इन्फेंट का मतलब होता है 2 साल तक का बच्चा। अगर कोई बंदा नेपाल, भूटान, म्यांमार से लैंड रूट से आ रहा है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई लिमिट नहीं। ज्वेलरी अलाउंस रूल 5 चेक करने से पहले एक बार भूलना मत, ही और शी शुड बी लिविंग फॉर एटलीस्ट 1 year, मतलब मोर देन 1 year अब्रॉड। एंड ज्वेलरी को हम पर्सनल इफेक्ट नहीं बोल सकते, जैसे मैं कड़ा पहन के चला गया, गोल्ड पहन के चला गया और बोल दिया तो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, नहीं, वो स्टिल ज्वेलरी अलाउंस के लिए आएगा। रियल लाइफ में उसका एक आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है टू प्रूव दैट ये तो मेरा इंडिया का ही मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, आपके मटेरियल में नहीं है।
एक लैपटॉप कंप्यूटर इज अलाउड फॉर एवरी पर्सन प्रोवाइडेड इज एडल्ट, बट इट इज नॉट फॉर अ क्रू मेंबर, क्योंकि क्रू मेंबर तो बार बार ही आउटसाइड इंडिया इन इंडिया करता जाएगा, तो लैपटॉप बहुत सारे ले आएगा। वेयर हाउसिंग में, वेयर हाउसिंग का जो पीरियड है दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परमिसिंग और वेयर हाउसिंग, ये हमने अलाउ तो कर दिया। ऑब्वियसली दिस पीरियड वगैरह डज नॉट अप्लाई फॉर सेक्शन 65 जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस परमिट करे गए हैं, बट इंटरेस्ट 91st डे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। 90 मतलब एक साल अलाउ किया, लेकिन इंटरेस्ट 91st डे से, और 91st डे फ्रॉम नॉट ऑफ द डेट ऑफ वेयर हाउसिंग बट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ पीओ फॉर वेयर हाउसिंग। तो हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि एक्चुअल में डिपॉजिट कब किया, पीओ के ऑर्डर से 90 डेज देखने और 91st डे से आपका जो है द इंटरेस्ट विल स्टार्ट। ओके, अगेन कवर्ड इन माय आईडीटी शॉर्ट। चलो क्लोज करते हैं, बस हो ही गया है। रिफंड चैप्टर में आपका कस्टम्स के लिए मिनिमम रिफंड शुड बी 100, जीएसटी में 1000 था इन ईच हेड। रिफंड का क्लेम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, हालांकि केस लॉ का एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने पुराना भी अपलोड किया था मई 24 के लिए, लेकिन मैं आपके लिए नया अपलोड कर दूंगा, एक बार चेक करके कि कोई नया केस लॉ तो नहीं है ना। बेसिकली क्या होता है, अपील की एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है 60 डेज। कल को आपसे अपील रह गई, आप कंप्लीसेंट थे, तो आप वही वाला मैटर रिफंड में नहीं रेज कर सकते। दिस वाज रेज्ड इन प्रीएब्ल्यू इंडस्ट्रीज। ओके, कुछ बातें देख लो जनरल है, बोनस पॉइंट से आपके लिए। प्रेजेंट द आंसर्स इन स्टेट फॉर्म नॉट सिटी फॉर्म, तो आंसर लिखते वक्त मुंबई पुणे लिख सकते हो, लेकिन आगे महाराष्ट्र लिखना जरूरी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट वाइज होता है। अगर इंट्रा सप्लाई है एंड द पर्सन इज द रेसिपिएंट इज फ्रॉम अदर स्टेट, तो उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बहुत बारी कवर कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। जनरली एग्जांपल बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, मैं हूं पुणे महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड आदमी, मैं गया दिल्ली में रहने, और दिल्ली में मैं कहाँ रहा, हयात में रहा। ओके, इसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इंट्रा, क्योंकि सप्लायर हयात है एंड सेक्शन 12(3) के हिसाब से द प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो हयात, दैट इज दिल्ली। अब ये दिल्ली स्टेट का इंट्रा बन चुका है, मैं महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड हूं, मैं इसका आईटीसी नहीं लूंगा। सिमिलर बात बन सकती है आपकी इन केस ऑफ मशीनरी, मैं महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड हूं और मैं दिल्ली में जाके एक मशीनरी खरीदी एज इज वेरियस कंडीशन, तो मूवमेंट तो हुई नहीं, सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का सेक्शन 10 के हिसाब से, तो उस केस में भी मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्रदर सिस्टर में जनरली अगर ऐसा दिया कि वो अर्न कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है, बहुत ही बड़े आदमी है, रिकॉग्नाइज्ड कंसल्टेंट है, इसका मतलब समवेयर दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। व्हेन दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू दे आर नॉट फैमिली, व्हेन दे आर नॉट फैमिली दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड व्हेन दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन शेड्यूल नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 2 मत लगाना। तो अगर मैं अपने एक इंडिपेंडेंट ब्रदर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो ये शेड्यूल 1 में नहीं आएगी। जिसके अंदर कंसिडरेशन लेट से 10 रुपए है, असली वैल्यू 1 लाख है, कोई बात नहीं, 10 लाख 10 पे जीएसटी बनेगा, क्योंकि ये शेड्यूल 1 में आएगा ही नहीं, वैल्यूएशन रूल्स भी यहाँ पे हिट नहीं करेंगे। टीडीएस टीसीएस सेशन मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये आईटीसी में नहीं जाते, ये क्लेम करने के बाद आपके ई कैश लेजर में जाते हैं। ओके, एक ये बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आया था, जितना छोटा दिख रहा है उतना है नहीं, तो सुन लो। इफ आई पेड आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, मैं बॉन्ड एलयूटी में नहीं गया और फिर मैंने इसका रिफंड क्लेम किया और फिर ये रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे कोई अपना क्रेडिट लेजर को रिक्रेडिट करूंगा? क्योंकि अक्सर हमने लर्न किया हुआ है, रटा हुआ है कि सर रिफंड क्लेम रिजेक्ट होते ही रिक्रेडिट कर दो। नहीं, इसके अंदर कोई रिक्रेडिट की बात आएगी नहीं। पता है क्यों? रिक्रेडिट की बात तब आती है जब मैं अपना ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस का रिफंड मांगता हूं और रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते वक्त मैं उसको डेबिट करता हूं। इस केस में कुछ डेबिट हुआ नहीं है, मैंने जो आईजीएसटी पे किया था उसका रिफंड मांगा है। एमटीपी 1 में आईसीए ने गलत किया था, उसको रिजॉल्व कर दिया था, मैंने एमटीपी 1 में भी इसको डिस्कस किया था। एक छोटा सा एग्जांपल लेके सुन लो, पेपर में आया था एक बार, गुड्स इंपोर्टेड ऑन 28th ऑफ दिसंबर रीच्ड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑन 3rd जनवरी। मैं आईटीसी कौन से महीने में लूंगा, दिसंबर या जैन? क्यों? वन ऑफ द कंडीशंस अंडर सेक्शन 16(2) आईटीसी इज दैट गुड्स शुड बी रिसीव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना बहुत जरूरी है, तो जनवरी मंथ में लेना। इसके साथ मेरा क्लोज होता है ये वाला पीडीएफ और ये वाला चैप्टर। आई रियली होप दैट दिस वाज यूजफुल। हाँ, शायद कुछ पॉइंट्स आपको पता होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बोलूंगा कि आपको एक दिन पहले इसका ज्यादा महत्व समझ में आएगा। जब चीजें बहुत पुराने पेपर्स का इंपैक्ट होता है, बहुत चीजें ऑलरेडी बिखरी हुई होती है, ये समेटने का काम करेगा आपके लिए। आई हैव द फीडबैक, आई नो इट इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू। दिल से अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, मुझे भी तो बताओ ना अगर बेनिफिट आ रहा है तो, उससे मेरे को भी और मजा और मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए काम करने के लिए। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और लेक्चर में या किसी और कन्वर्सेशन में। अच्छे से पढ़ो, आईडीटी में मेरा नाम थोड़ा सा बना लो यार, ठीक है? आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर मेरे से पढ़े हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि चलो क्या किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, एंड इट विल रियली मेक मी वेरी हैप्पी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।